हम लोग चैप्टर नंबर 3 जीएसटी का CN CMA इंटर का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले जो लास्ट 2 क्लासेस इस चैप्टर में हम लोग कर चुके चार्ज ऑफ जीएसटी के ऊपर जो भी किए थे उसको हम जस्ट जितना हो सके फास्ट एक क्विक रिवीजन कराते हैं सो दैट तुम लोगों को एक ओवरव्यू फिर से मिल जाए। ओके, बट के लिए जो मेन हम लोग डिस्कस करते हैं एक RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके बाद कंपोजिशन लेवी। ठीक है, कंपोजिशन लेवी में एक इम्पॉर्टेंट था, क्या था तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन एंड कंपोजिशन लेवी का तुम्हारा कंडीशंस क्या था कि कौन कौन ये स्कीम में जा सकता है, अगर ये स्कीम में गया तो इसका टैक्स रेट जीएसटी का क्या होगा, कैसे जीएसटी का टैक्स कैलकुलेट होगा, ये सब हम लोग सीखे थे। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट है तुम्हारा इंटर स्टेट सप्लाई, तुम लोग को बेसिक क्लास से हम लोग किए थे, बेसिकली ये था। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे तुम्हारा कि एज पर जो तुम्हारा CGST एक्ट है तो वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, तुम लोगों को पता है। इंटर स्टेट सप्लाई बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट हो, तो अगर सेम ही स्टेट में सप्लायर का भी लोकेशन है और जो गुड सप्लाई करे उसका भी लोकेशन अगर सेम है तो हम लोग उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। लाइक वेस्ट बंगाल अंदर जो भी सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या था, वहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट होगा, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी होगा, ठीक है, या फिर 2 यूनियन टेरिटरी हो सकता है, उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते थे। जैसे कि सपोज कोलकाता में रह के हम दिल्ली में सेल करें तो 2 स्टेट इन्वॉल्व होती है, इंटर स्टेट सप्लाई। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई IGST लगता है और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई CGST SGST लगता है, ये सब हम लोग को पता है। उसके बाद हम लोग इंडिया का डेफिनेशन देखे थे, बिकॉज तुमको पता है कि जीएसटी जो है पहले इंडिया में तो था बट जम्मू कश्मीर में था, उसको भी बाद में लाया गया। तो इंडिया का डेफिनेशन क्या बोलता है, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो सर इंडिया का डेफिनेशन क्या है, इंडिया का डेफिनेशन डज नॉट मीन किसी भी जो मैप दिख रहा है इंडिया का, वो इंडिया का बाहर का जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, उसका उस ऊपर का आसमान, इवन इंडिया का मैप का जमीन, जमीन के ऊपर जो आसमान, ये सब कुछ तुम्हारे इंडिया में। ओके, तो वही डेफिनेशन था तुम्हारा कि इंडिया मीन्स व्हाट, टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो तो है ही, जो टेरिटरी इंडिया का वो तो है, प्लस जो टेरिटोरियल वाटर जो पानी है, समुद्र जो पानी है बॉर्डर के पास, ठीक है, उसके 1 माइल है कितना, टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल तक का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अप टू 24 मतलब बेस से, मैंने समुद्र का जो बेस होता है, जो घाट होता है, बेस लाइन, वहाँ से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक को कंटिनेंटल जोन बोलते हैं, वो भी कवर होता है। उसके बाद आफ्टर कंटिनेंटल जोन से लेकर जो है बाकी जो एरिया है अप टू 200 नॉटिकल माइल तक, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहाँ पे कभी कभी इंडिया गवर्नमेंट क्या करता है कि चेक करता है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं कोई। इसके बाद जो है हाई सी ट्रांजेक्शन, मतलब अब इंडिया खत्म हो जाता है, अब हाई सी ट्रांजेक्शन, 2 कंट्री के बीच का ट्रांजेक्शन के लिए ये हाई सी। ठीक है, तो इंडिया का डेफिनेशन में टेरिटरी ऑफ इंडिया तो था ही, टेरिटोरियल वाटर भी था, सी बेड सब सॉइल वगैरह, कंटिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह सब था, एयर स्पेस एवब इस टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर सब कुछ था इंडिया का डेफिनेशन में। और एक इंपॉर्टेंट था तुमको जीएसटी में हमेशा याद रखना पड़ेगा यूनियन टेरिटरी, बिकॉज यूनियन टेरिटरी के लिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन का लिमिट भी अलग है, बहुत सारा बेनिफिट वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में तुम्हारा क्या था, अंडमान निकोबार एक था, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एक है, ठीक है, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी अगर कुछ है तो बेसिकली तुम्हारे 5 हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे सर क्या कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हम लोगों का जीएसटी अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, लाइक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल वगैरह, ये सब में नहीं था। यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, वैट एप्लीकेबल है। अगर कोई प्रोडक्ट स्टेट वेस्ट बंगाल अंदर बिक रहा हुआ, ये सब वैट एप्लीकेबल है, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो था तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड कंपोजिशन लेवी। तो आरसीएम क्या था बेसिकली, नॉर्मली क्या होता है जीएसटी में, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो सेलर है वो सेलर क्या करता है, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। अल्टीमेटली जीएसटी किसका पॉकेट से जाता है, कस्टमर का पॉकेट से। अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन कौन पेयर करता है, कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर। बट यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करके जो सेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तुम अपना बायर से जीएसटी कलेक्ट करके तुम गवर्नमेंट को पे करो। ये था तुम्हारा नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। बट जीएसटी में कुछ कुछ है, अराउंड 16 ट्रांजेक्शन ऐसा है तो जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अप्लाई किया गया। ठीक है, मतलब रिवर्स चार्ज मतलब क्या कि जो तुम्हारा
सर्विस का रिसिपिएंट है, बेसिकली सर्विसेज के ऊपर है, कुछ गुड्स में भी है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है या फिर जो बायर है उसको खुद जीएसटी पे करने पड़ेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, दैट इज सेलर को देने का ज़रूरत नहीं, सेलर बायर से कलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बायर है या फिर जो सर्विस का रिसिपिएंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में देखे थे, एक कुछ गुड्स के ऊपर है, ठीक है, उसके बाद कुछ सर्विसेज के ऊपर है। जो गुड्स के ऊपर है जो है वो तुम्हारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है कि कौन कौन सा गुड्स में तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। वो है तुम्हारा कैशू नट्स, बीड़ी रैपर्स, लीव्स, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो रजिस्टर्ड मतलब कोई अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको अगर बेच रहा है तो, सप्लाई ऑफ लॉटरी, ठीक है, सिल्क हेयर, और उसके बाद ओल्ड यूज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, ये सब केसेस में क्या है, जो बायर है वो बायर को खुद क्या करने पड़ेगा, जीएसटी पे करने पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर उसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ओके। अब आते हैं हम लोग सर्विसेज में। सर्विस में अराउंड 16 था, तो सबसे पहले सर्विस में क्या था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए। जीटीए क्या होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज वगैरह देता है, जीटीए जो ट्रांसपोर्टर वगैरह जो लोग रहते हैं, दैट इज दे आर द जीटीए, ठीक है। तो यहाँ पे जीटीए में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तभी आएगा अगर तुम्हारा जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो कौन है, कोई फैक्ट्री है, कोई सोसाइटी है, एनी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये सब। तो अगर ये सब है तो जाके जीएसटी जब तो क्या होगा, जीटीए जो सर्विस देता है सामने वाला को, तो वहाँ से क्या करेगा वो चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाला से जाएगा तो 12% कलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर नहीं किया 12% करेक्ट, ठीक है, तो क्या करेगा, जो सामने वाला रिसिपिएंट है वो अपना आरसी रिवर्स चार्ज में 5% करके जीएसटी पे करेगा, जो हम लोग इसके बाद देखना डिटेल में हम लोग किए भी थे, ठीक है। इसमें से क्या किया, अगर उसमें से फिर अमेंडमेंट मतलब यहाँ पे क्या था, जो अगर कोई जीटीए ये पर्सन को अगर सर्विस देता है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे जीटीए खुद टैक्स कलेक्ट करे पे करेगा, बट वहाँ पे जीटीए तुम्हारा जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्या बोला था, अगर कोई डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का कोई डिपार्टमेंट को देता है तो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को देता है तो, विच हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन, माने ये सब जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट वगैरह है, डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51। जीएसटी में क्या होता है, टीडीएस भी कटता है, तो टीडीएस काटने के लिए तुम्हारे लोग रजिस्ट्रेशन लिए है, नॉट फॉर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फर्दर सप्लाई के लिए लोग कुछ बिजनेस वगैरह नहीं करते हैं, इन लोगों का काम ही क्या है, दे आर द गवर्नमेंट बॉडी, इनको काम है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम वगैरह लोग करते हैं, इसका कोई फर्दर जो गुड्स लेता है ट्रांसपोर्टर का थ्रू से उसको वो बेचता उचता नहीं है, जो भी सर्विसेज लाए। सपोज इस डिपार्टमेंट में कुछ काम होने वाला था, सपोज इस डिपार्टमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन काम होने वाला था, उसको क्या है ईंट वाली सीमेंट वगैरह मंगवाना था, तो ट्रांसपोर्टर को हायर किया, तो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस जो बिल पे करेगा उस पर कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद था तुम्हारा क्या, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में क्या था तुम्हारा, अगर एडवोकेट किसी को सर्विस दे रहा, चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट हो, कोई फर्म हो, जो भी लीगल सर्विसेज दे रहा, किसको, अगर कोई बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, वो भी क्या टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो जाके बिजनेस एंटिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सर्विस का ऊपर जो जीएसटी होता है गवर्नमेंट को पे करना। तो दैट मीन्स ओनली बिजनेस एंटिटी को दिया, तो अगर नॉन बिजनेस एंटिटी दैट इज इंडिविजुअल को देता तो क्या होता, तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं था उसमें, जीएसटी को कलेक्ट ही नहीं करता उसमें। तो लीगल सर्विस में जीएसटी है किसमें, अगर वो सामने वाला किसको देता है, बिजनेस एंटिटी को देता है। तो जैसे कि हम तुम अगर कोई एडवोकेट से अगर हम लोग क्या करते, कोई सर्विसेज वगैरह लेते हो, देखना जीएसटी चार्ज नहीं करता तुमसे, बट तुम अगर एक कंपनी हो, तुम कोई लीगल सर्विसेज कोई एडवोकेट से लेते हो, तो सामने वाला तुमसे जीएसटी तो नहीं कलेक्ट करेगा, बट तुमको खुद जीएसटी पे करने पड़ेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल भी सेम केस था। स्पॉन्सरशिप वाला भी क्या था, सेम केस था, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट का स्पॉन्सरशिप करता है तो बॉडी कॉर्पोरेट को खुद जीएसटी पे करने पड़ेगा। उसके बाद क्या था तुम्हारा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह एक बिजनेस एंटिटी को क्या करता है, कोई सर्विसेज वगैरह दे रहा है, तो वहाँ पे भी तुम्हारा बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देने जीएसटी देने पड़ेगा। बट कुछ कुछ सर्विसेज था लाइक रेंटिंग ऑफ यूर प्रॉपर्टी, यहाँ पे पहले हटाया था, फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसमें फिर आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया। जैसे डिपार्टमेंटल पोस्ट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज जो स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह का, इन सब में गवर्नमेंट क्या करता है, खुद हमसे जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करता है, बिकॉज दे आर फॉरवर्ड चार्ज पे, ठीक है। अदरवाइज इस सब सर्विसेज को छोड़कर उसके बाद देखो, जैसे कि गवर्नमेंट का जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है,
ठीक है। इवन रेलवे का केस में देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ये सब केस में क्या होता है, सपोज रेल रेल किसका, इंडियन गवर्नमेंट का है, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब रेल जब किसी, अब तुम्हारा कंपनी में बहुत सारा रॉ मटेरियल वगैरह रेलवे का थ्रू से आता है, तो रेलवे को जब तुम पेमेंट करते हो तो रेलवे तुमसे जीएसटी चार्ज करता है, तो रेलवे खुद तुमसे जीएसटी चार्ज करता है एज अ फॉरवर्ड चार्ज, वहाँ पे तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है नहीं। तो ये सब सर्विसेज छोड़ के डिपार्टमेंटल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, उसके बाद तुम्हारा पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंट्री, ये सब में फॉरवर्ड चार्ज है। ये सब छोड़ के बाकी जो भी सर्विसेज है वहाँ पे अगर तुम अगर गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज लेते हो जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, वहाँ पे तुमको खुद क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना है। लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन दिया, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी था, इमूवेबल प्रॉपर्टी था, वो क्या क्या तुम्हारा कंपनी को, ठीक है, नॉट ओनली तुम्हारा कंपनी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ना जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको क्या क्या रेंट पे दिया। अब इसके ऊपर जो जीएसटी होता है कौन पे करेगा, ये पर्सन खुद पे करेगा, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तुमको खुद इसके ऊपर जो जीएसटी है वो डायरेक्टली जो सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कम्युनिटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्री में, उसको पेमेंट कर देना पड़ेगा। ओके, तो हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज ये क्विक रिविजन है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, तुम्हारा लीज होल्ड लैंड, इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख लेना। उसके बाद तुम्हारा डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर है कोई कंपनी में सर्विस देता है, अगर एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय है तो नॉर्मल है, और अगर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सर्विस देता है वहाँ पे कंपनी को खुद, लाइक डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फीस, जो सिटिंग फीस वगैरह रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह का, तो वहाँ पे कंपनी को खुद उसके ऊपर जीएसटी पे करने पड़ेगा। उसके बाद क्या था तुम्हारा, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट अगर की सर्विस देता है, किसको, कोई पर्सन्स को जो कि ना इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस कर, दैट इज सपोज एलआईसी का एजेंट एलआईसी को दे रहा है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे एक एजेंट दूसरा एक उसका प्रिंसिपल एक कंपनी को सर्विस दे रहा है, ठीक है। इन दैट केस इसका ऊपर जो जीएसटी होता है, एजेंट सर्विस दे रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी जो होता है एजेंट को नहीं, वो कंपनी खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, दैट इज डायरेक्टली पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, बैंक रिकवरी एजेंट वगैरह को अपॉइंट करके रखता है, जो बैड डेट वगैरह हो जाती है रिकवर करने का, तो रिकवरी एजेंट बैंक को जो सर्विस देता है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी होता है बैंक खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट सेंट्रल सीबीआईसी को पेमेंट कर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा टोटल 8 था। उसके बाद ये तुम्हारा क्या था, इंपॉर्टेंट था, क्या बोले थे, एक तुम्हारा कंपोजर, जो म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट वगैरह है, ठीक है। ये जो म्यूजिक कंपनी को तुम्हारा सर्विस वगैरह दिया, वो क्या चीज़ का दिया, कॉपीराइट यूज़ करने का सर्विस दिया, वो बोला कि ठीक है हम आपको एक राइट, कॉपीराइट, मेरा म्यूजिक को कॉपीराइट आपको देते हैं, तो इस केस में भी म्यूजिक कंपनी को जीएसटी पेमेंट करने पड़ेगा। सिमिलरली एक ऑथर बुक लिखता है, अब उसका कॉपीराइट दे दिया कोई पब्लिशर को, इस केस में ये पब्लिशर को जीएसटी पे करनी पड़ेगा, ऑथर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने का, ठीक है। हाँ, अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, यहाँ पे था। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाते हैं हम बिजनेस फैसिलिटेटर। अब क्या है ना, बैंक बहुत सारा बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट करके रखता है, तो इसमें भी जो जीएसटी होता है बैंक को खुद पेमेंट करने पड़ता है अंडर आरसीएम। ओके, इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड को हायर करके रखता है, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जितना भी सिक्योरिटी गार्ड्स में जो मैन पावर सप्लाई करता है, बहुत सारा कंपनीज है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का जो सर्विसेज तुम्हारा कंपनी ने हायर लिया है, तो उसका जो बिल होता है, तो उसमें जो जीएसटी होता है, तो वो कौन पे करता है, कंपनी खुद, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में वो खुद पेमेंट करता है। सिक्योरिटी सर्विसेज जो सर्विस तुमको प्रोवाइड करा, उसका जो जीएसटी है तुमको खुद, जो सामने वाला रिसिपिएंट है उसको खुद पे करने पड़ेगा अंडर आरसीएम मैकेनिज्म। ओके, तो सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर एग्जांपल तुम्हारा कंपनी है एक्स लिमिटेड, तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड एबीसी सिक्योरिटी सर्विसेज का से तुम लोग सर्विस ले रहे हो, वो क्या करता है, अपना सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा कंपनी में 24 घंटा लगा दिया है, तो इसमें जो बिल होता है इसको ऊपर तुम जस्ट बिल का पेमेंट कर देता है, पर इसका जो जीएसटी है वो तुमको खुद पेमेंट करने पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को, करेक्ट। बट यहाँ पे भी क्या था, अगर ये सब सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह अगर ये लोग क्या कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या था, अगर आर्ट्स तुम्हारा ये था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा था ना, वहाँ पे वो लोग खुद वहाँ पे तुम्हारा जीएसटी चार्ज करेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या था, इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। मतलब सपोज तुम्हारा कंपनी क्या किया, तुम्हारा कंपनी एक कार हायर किया या फिर एक बस हायर किया, किस लिए, एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ठीक है।
तो या फिर तुम खुद, या फिर तुम्हारा खुद, तुम खुद कुछ बिजनेस ट्रैवल में क्या कर रहे हो ना, बाहर जा रहे हो, तो तुम तुम कोई कार वगैरह हायर किया, तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर तुम कंपनी का डायरेक्टर वगैरह हो, तो आपको जो कार वाला था, जो कार का जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है या फिर बस का जो सर्विस प्रोवाइडर, वो तुमको बिल किया, तो उसमें जो भी जीएसटी होता है तुमको खुद, अगर तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, इफ़ यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो तुमको खुद उसको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करने पड़ेगा। ठीक है, याद रहे। अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो इफ सर्विस रिसीवर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सपोज हम क्या किए, हम कोई कार हायर किए, हम बस हायर किए, आई एम नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इन दैट केस सामने वाला जो कार हायर कंपनी है, ये जो कार कंपनी है, बस कंपनी, वो तुमको डायरेक्टली जीएसटी कलेक्ट करेगा। बट अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो हमसे कलेक्ट नहीं करेगा, हमको डायरेक्टली जीएसटी पे कर देना है गवर्नमेंट को। ओके, अंडरस्टैंड। ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर वाला केस भी हम समझाए थे, रिवर्स चार्ज में था। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, तो 12% जीएसटी लगाएगा। अगर ये आरसीएम में जाएगा तो कितना, 5% जीएसटी है, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखे थे डिटेल में। देखो, तो आरसीएम का लिस्ट कवर हो गया था। अब जो दो जगह तुम्हारा एक ट्रीटमेंट था कि सर अगर जीटीए है तो उसके लिए कभी 12% जीएसटी का रेट बोल रहे हो आप, कभी बोल रहे हो 5%, ये क्या है, ये कन्फ्यूजन है। तो उसको यहाँ पे एकदम क्लैरिटी के साथ हम लोग क्या किए, तो अगर जीटीए सर्विस तुम ले रहे हो किसी से, तो जीएसटी पे करने का लायबिलिटी किसका है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो क्या जो जीटीए सर्विस दे रहा है उसका है कि जो सर्विस ले रहा है उसका है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर जो सर्विस ले रहा है, वो अगर जो स्पेसिफिक रिसिपेंट था, जो हम लोग बोलते हैं ना, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी वगैरह जो चीज़, तो इन दैट केस अगर रिवर्स चार्ज में जाता है तो सामने वाला जो रिसिपेंट है वो खुद 5% में जीएसटी पे करेगा। ठीक है, और इन दैट केस जो ट्रांसपोर्टर है उसको कोई भी चीज़ का क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या था कि सपोज रेसिपिएंट इन लोग को छोड़ के कोई और है, ठीक है, कोई और है, सपोज तुम कुछ, यू आर एन इंडिविजुअल, तुम कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, ठीक है, तुम क्या किया, एक ट्रांसपोर्टर से कोई कार हायर चाहिए, तुम घर बनाना था, ठीक है, तुम घर बनाना था, इसलिए तुम क्या किया, लॉरी ट्रक वगैरह तुम हायर किया, वो तुमको बिल किया 1,05,5 सपोज 20,000 का, तो उसमें वो तुमको 12% जीएसटी अपना चार्ज करेगा। अगर सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आई एम अनरजिस्टर्ड, तो इसीलिए हम, सिंस आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो हमको आरसीएम में जीएसटी नहीं देने पड़ेगा। वो खुद फॉरवर्ड चार्ज मेकानिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाला ट्रांसपोर्ट है हमसे जीएसटी कलेक्ट करेगा 12% और गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, समझ में आया? डिटेल लेक्चर फिर से अपलोड कर देंगे हम इसमें। दूसरा क्या था, तो और एक देखा, मोटर व्हीकल में भी सर 5% 12% है, इसमें भी सेम कंसेप्ट। अगर मोटर व्हीकल किसी से हम सर्विस ले रहे, सपोज हम मोटर व्हीकल कार वगैरह हम किसी से भाड़ा पे लिए, ठीक है, तो अगर तुम एक कम बॉडी कॉर्पोरेट हो तब तुमको खुद उसमें जीएसटी पे करने का रिवर्स चार्ज में, वो भी कौन सा, 5% लगेगा। ठीक है, कौन सा, 5%। अदरवाइज तुम अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, ठीक है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो तब क्या होगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में तुमसे 12% कलेक्ट करेगा। डायरेक्टर वाला तो हम डिस्कस कर ही लिए थे, उसको हटाते हैं। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद आ रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या दिए थे, ओला, उबर। सपोज क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर भी रहता है एंड सर्विस रिसिपिएंट भी रहता है। जैसे कि अगर हमको आज ओला बुक करना है तो हम एक ऐप का थ्रू से क्या करते हैं, ओला कैब आ जाता है, बस सर्विस कौन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल जो कार का मालिक है, जो ड्राइवर, वो दे रहा है, बट बीच में प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, ओला। तो हम पेमेंट किसको करते हैं, ओला कंपनी को पेमेंट करते हैं। ओला कंपनी क्या करता है, सामने वालों को अपना कमीशन काट कर पे कर देता है। तो इन दैट केस बोल रहा है कि यहाँ पे तुम किससे सर्विस ले रहे हो, हम यहाँ पे सर्विस ले रहे हो ओला से, ठीक है, हम यहाँ से सर्विस ले रहे हो ओला से, तो जीएसटी कौन पे करेगा यहाँ पे, ओला से पे। हम सर्विस ले रहे हैं एक्चुअली कार का जो ड्राइवर है, दैट इज कार कंपनी से, बट पेमेंट ओला कर रहा है, तो यहाँ पे ओला का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें जो जीएसटी होता है पे करने का। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे था ना। बिकॉज तुम सोचो, जो इंडिविजुअल ड्राइवर वगैरह है, जो कार कंपनी वगैरह है, इन लोगों का तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो नहीं भी हो सकता है ना, आगे नहीं। तो इस इन दैट केस तो इस पर तो जीएसटी जो होता है कौन पे करेगा, ओला कंपनी खुद पे करेगा इसमें।
उसके बाद ये जीएसटी में क्या क्या रेट्स होता है, लेस इंपॉर्टेंट, बस एक बार के लिए देख लेना क्या क्या रेट है। इतना सारा गुड्स के लिए क्या रेट है, सर्विसेज के लिए क्या रेट है। प्रैक्टिकली अगर तुम काम करेगा तो एक अलग से तुमको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि ये एच कोड है, अलग अलग गुड्स का अलग अलग एच कोड है, उस हिसाब से जीएसटी का रेट होता है। सर्विस का केस में एसएससी कोड होता है, तो अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग एसएससी कोड है, उस हिसाब से जीएसटी का रेट होता है। करेक्ट। अब रियल एस्टेट सेक्टर को तो हम लोग डिटेल में कर लिए थे। रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी कैसे होता है नहीं होता है एकदम डिटेल में किए थे। उसका शायद वीडियो भी है, अपलोड कर देंगे हम लोग। उसका वीडियो बनाए थे, उसका रिकॉर्डिंग था ना आशीष? यस सर। था ना उसका? ठीक है। अब हम लोग आए थे अब कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10। कंपोजिशन लेवी क्या था? बेसिकली ये सेक्शन लाया गया है जो स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह है। ठीक है। अभी क्या होता है, जीएसटी आने के बाद क्या है, जीएसटी में हर महीना रिटर्न लगाने पड़ता है, हर महीना जीएसटी पेमेंट करने पड़ता है, बहुत सारा कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो स्मॉल टैक्स पेयर लोग जिसका टर्नओवर का लिमिट एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम गुड्स सप्लाई करते हो तो 1.5 करो, तुम अगर सर्विसेज देते हो तो 50 लाख है, तो तुमको बोल रहा है कि तुम कंपोजिशन लेवी जा सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा, इससे फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग तुम चाहे कुछ भी गुड्स बेचो, तुम चाहे कुछ भी सर्विसेज दो, तुमको उससे मतलब नहीं है। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज जीएसटी पे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें लिस्ट में, अगर तुम गुड्स में हो तो तुमको देने पड़ेगा वो, इसमें देखो अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, इन दैट केस तुमको 1% जो भी तुम्हारा टर्नओवर होता है, टर्नओवर इन दी स्टेट, उसके ऊपर 1% तुमको जीएसटी पे करने पड़ेगा। अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस में हो, तो तुम्हारा जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर कितना 5% जीएसटी पेमेंट करने पड़ेगा। ठीक है। और अगर तुम दूसरा कोई सर्विस में हो तो 6% पेमेंट करने पड़ेगा। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए 1% जीएसटी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्चुअली में हम कुछ जो कोई भी गुड्स बेचे, अलग अलग गुड्स का अलग अलग जीएसटी का रेट हो सकता है। ठीक है। बट हमको, मेरा जीएसटी क्या है, हम अपना कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम उसको बिल ऑफ सप्लाई देंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं देके हम उसको बिल ऑफ सप्लाई देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, जो मेरा मंथली टर्नओवर, जो मेरा क्वार्टरली टर्नओवर होता है, क्वार्टरली जो भी हम सेल्स करते हैं टर्नओवर कैलकुलेट करके, उसको ऊपर अगर मैन्युफैक्चर है तो 1%, रेस्टोरेंट के इसमें 5%, अदर सर्विस में 6% एंड ट्रेडर में 1% जीएसटी हम क्या करें कैलकुलेट करके हम गवर्नमेंट को पे करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। रिटर्न भी वहाँ पे तुम्हारा क्या एनुअल लगाने का जरूरत पड़ता है, और पेमेंट सिर्फ जीएसटी का मंथली नहीं करके क्वार्टरली करेंगे। तो यही सब चीज़ यहाँ पे था। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा था तुम्हारा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, कहाँ गिरे, ये जो 1.5 करोड़ का जो लिमिट है ये नॉर्मल स्टेट के लिए, बट यही वाला लिमिट 75 लाख हो जाए कब, अगर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो। इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी, क्या क्या स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इस केस में तुम्हारा 75 लाख का लिमिट था, टर्नओवर का लिमिट। ठीक है। वो क्रॉस करके लिमिट तो तुम नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, कंपोजिशन स्कीम तुम्हारा लैप्स हो जाएगा ऑन दैट डेट इटसेल्फ। ठीक है। और हम लोग जो टर्नओवर चेक करते हो कौन सा दिन का रहता है, लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हम लोग देखते हैं। बट करंट ईयर में हम कितना दिन कंपोजिशन स्कीम रहेगा डिपेंड करता है, जब तक मेरा टर्नओवर का लिमिट करंट ईयर में उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता तब तक। ठीक है। तो अब हम लोग आए थे यहाँ पे सर, एग्रीगेट टर्नओवर जो बोल रहे थे सर, टर्नओवर होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर। जब भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सनस का, ठीक है, सपोज तुम कंपोजिशन स्कीम में जाने चाह रहे हो, या फिर तुम ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में हो, तुमको कंपोजिशन में जाना है, या फिर तुम फर्स्ट टाइम तुम डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी करोगे अंडर कंपोजिशन स्कीम। दो सिनेरियो हो सकता है, तुम पूरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो बट तुमको स्विच ओवर करना है नॉर्मल से कंपोजिशन में। दूसरा क्या है, तुम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे वो भी डायरेक्टली कंपोजिशन में करोगे। तो जो भी है तुमको टर्नओवर कैलकुलेट करना है प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का। तो क्या देखेंगे हम वहाँ पे, टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आएगा। एग्जेम्प्ट जो एग्जेम्प्टेड रहता है जीएसटी में, जिसको ऊपर जीएसटी नहीं लेगा, वो भी तुम्हारा टर्नओवर में कैलकुलेट होगा, याद रहे। जो तुम एक्सपोर्ट किए वो भी क्या ऐड होगा, जो इंटर स्टेट सप्लाईज है वो भी ऐड होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में एक बार हम घुस जाते हैं तो हम इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से बाहर स्टेट में माल बेच नहीं सकते, खरीद सकते हैं बट आई कैन नॉट सेल, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरा स्टेट में, बट हम परचेस कर सकते दूसरे स्टेट से, बट बेच नहीं सकते। तो जब तक हम कंपोजिशन में नहीं गए थे उससे पहले तो किए होंगे लास्ट ईयर में, तो वही चीज़ लास्ट ये बेसिकली क्या है, बिफोर स्विचिंग टू दिस स्कीम, जो लास्ट ईयर का होगा उसका बात कर रहे हैं ना। ठीक है।
तो अब एक्सक्लूड क्या करने बोल रहा है अगर तुम किसी कोई सप्लाईज लिए हो, आइदर सर्विसेज हुआ या फिर जो भी, उसमें अगर तुम रिवर्स चार्ज में टैक्सेस वगैरह दिए हो, ठीक है, उसको ऐड मत करना। दूसरा, अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो हटा दो, जीएसटी को हटा दो। अगर तुम इंक्लूड नहीं किया तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं, अगर इंक्लूडेड किया है तो भी माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये जो हम लोग टर्नओवर या कैलकुलेशंस करेंगे ये क्या होना चाहिए, पैन बेस्ड। अब क्या है, जीएसटी में सपोज एक कंपनी है, उसका पैन एक है, उसका ऑफिस है वेस्ट बंगाल में, उसका ऑफिस है दिल्ली में, उसका ऑफिस है मुंबई में। तो तीनों जगह अगर ऑफिस है तो जीएसटी में क्या होता है, अलग अलग स्टेट अगर है तो अलग अलग जीएसटी का नंबर लेने पड़ता है, बट पैन तुम्हारा सेम है। तो बोल रहा माना कि तुम्हारा जीएसटी का नंबर अलग है, बट सिंस तुम्हारा पैन सेम है तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी तुम्हारा जितना भी ऑफिस है सबका टर्नओवर मिला के कैलकुलेट करना है तुमको, पैन इंडिया बेसिस, याद रहे। बट बट जब जीएसटी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब टर्नओवर ऑफ स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे तब इंडिविजुअल स्टेट का सिर्फ टर्नओवर देखना है। ये जो है ऑल पैन इंडिया बेसिस जो हम लोग चेक करते थे, ये सिर्फ जस्ट टू चेक कि मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो चेक करने के लिए कि मेरा लिमिट का अंदर है ना बाहर है। बट जब हम हर क्वार्टरली में हम जीएसटी पेमेंट करेंगे वहाँ पे टर्नओवर ऑफ स्टेट कैलकुलेट करेंगे, तो हम पर्टिकुलर स्टेट के बारे में तब देखेंगे। ठीक है, स्टेट का टर्नओवर तब देखेंगे, राइट। वो चीज़ यहाँ पे देखो बोला भी गया था। दूसरा चीज़ क्या था तुम्हारा यहाँ पे, अगर सपोज कोई सर्विसेज वगैरह हम किसी को दिए होंगे, एग्जाम सप्लाई नॉर्मली बोलता है कि एग्जाम सप्लाई भी तुम्हारा इसमें आएगा टर्नओवर में। बट अगर कोई हम सर्विस प्रोवाइड किए तो वो सर्विस किस टाइप का है, डिपॉजिट टाइप का, लोन्स, हम किसी को डिपॉजिट दे लेते हैं किसी का, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं जिससे कंसिडरेशन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता है, वो तुम्हारा इसमें काउंट नहीं होगा टर्नओवर में। ठीक है। और चीज़ यहाँ पे नोट दिया था, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाईज आर रिलेवेंट ओनली व्हाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। याद आ रहा है, जैसे कि हम बताएं सपोज हम लास्ट ईयर तक नॉर्मल स्कीम में थे या फिर लास्ट ईयर तक हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए, तो अब हमको अगर चेक करना है कि इस साल हमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है या फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट ईयर जो हम एक्सपोर्ट किए थे, जो इंटर स्टेट सप्लाई किए थे, वो भी ऐड करना है। बट दीज वैल्यूज आर नॉट रिलेवेंट for determining the aggregate turnover of the current financial year in which the composition supplier has opted for composition levy, because current year में अगर तुम composition scheme में आ जाते हो तब तो तुम उस स्टेट के बाहर कुछ बेच ही नहीं सकते, ना ही तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। as he is not permitted to make inter-state supplies and export in said previous year। तुम रजिस्ट्रेशन से पहले किया होगा या फिर कंपोजिशन स्कीम में आने से पहले तुम किया होगा एक्सपोर्ट इंटर-स्टेट सप्लाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बट करंट ईयर में तुम जब अगर स्विच ओवर कर ले तो तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस रेट तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारा, टर्नओवर इन स्टेट। जब हम जीएसटी पे करते हैं, यहाँ पे बार बार एक वर्ड आया था, देखो जीएसटी होता क्या, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो यहाँ पे वो टर्नओवर अलग था, पैन इंडिया बेसिस था। अब ये जो टर्नओवर करेंगे ओनली विथ दैट स्टेट, उस स्टेट का मेरा टर्नओवर कितना था। ठीक है, सेम चीज़ ही रहेगा, बस उस स्टेट का टर्नओवर के ऊपर होगा। देखो टर्नओवर इन स्टेट सेम चीज़ आएगा, पूरा सेम चीज़, बट उस पर्टिकुलर स्टेट का। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम सप्लाईज, ये फॉर मैन्युफैक्चर, एग्जेम सप्लाईज जो है ये फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट्स के लिए है। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो तुम, रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं हो, इन दैट केस तुम्हारा एग्जेम सप्लाई को नहीं ऐड होगा। इन दैट केस टर्नओवर में मतलब ओनली टैक्सेबल सप्लाईज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिस्टेक होता है। देखो वो टर्नओवर अलग था, वो टर्नओवर क्या था कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं मिलेगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई भी आ रहा था, एग्जेम सप्लाई भी आ रहा था। बट ये जो टर्नओवर कैलकुलेट करे जीएसटी इसी टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम सप्लाई दोनों आएगा। बट अगर तुम कोई अदर देन मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट हो, तुम अगर रेस्टोरेंट होकर कुछ और सर्विस देते हो या फिर तुम अगर कोई ट्रेडर हो, इन दैट केस ओनली क्या आएगा बोलो, ओनली जो कि ना टैक्सेबल सप्लाईज है जिसमें जीएसटी लगने वाला, जो टैक्सेबल सप्लाईज है उसका ऊपर सिर्फ तुमको जीएसटी पे करना है, एग्जाम सप्लाई को छोड़कर। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट देखो हम यहाँ पे हाईलाइट क्या किए थे,
कि बोल रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर up to the date when such person becomes liable for registration under this act, वो भी तुम्हारा एक्सक्लूड होगा। सपोज क्या हुआ, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन, हम 30 सितंबर से पहले मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर इस साल का आई वॉज यू आर मतलब अनरजिस्टर्ड, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे बिकॉज मेरा लिमिट कम था, हम मेरा लाइबिलिटी था ही नहीं। इसके बाद हम क्या किए ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किए। तो माई क्वेश्चन इज दैट जब हम एक फाइनेंशियल ईयर का उस पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो क्या पूरा साल का टर्नओवर देखेंगे कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन का बाद वाला देखेंगे? तो आंसर इज रजिस्ट्रेशन का बाद वाला, उससे पहले वाला नहीं देखना है तुमको। उसका पहले का टैक्स क्यों पे करें, बिकॉज हम तो तब तो रजिस्ट्रेशन लिए ही नहीं थे हम। तो वही बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तब तक को तुमको एक्सक्लूड करो, उसको हटा दो। सेम तुम्हारा देखना एग्री का टर्नओवर में भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, उसको बेस्ट फिर हम लोग एक वाला कंसेप्ट सीखे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, राइट। फिर हम लोग देखे थे कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या कोई भी कंपोजिशन स्कीम जा सकता है? सर नो, कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। कब? रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट, कौन कौन रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए? अगर सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लेबल टू टैक्स, तुम ऐसा कोई सप्लाई करते हो, ऐसा कोई सर्विसेज देते हो जिसमें जीएसटी है ही नहीं, तो तुमको कंपोजिशन स्कीम जाके फ़ायदा ही क्या है जब जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है उस पर। दूसरा, तुम अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो, तुम सपोज वेस्ट बंगाल से बाहर कुछ माल बेचते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तुमको अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो विद इन द स्टेट ही तुमको माल बेचने पड़ेगा। तीसरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ वगैरह जो होता है, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजॉन, ओला, उबर वगैरह, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का थ्रू से जहाँ पे सेल परचेस होता है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तीसरा कौन एलिजिबल नहीं है? मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेड वाटर्स, ये भी तुम्हारा एलिजिबल नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में भी सेम ही चीज़ है। बस लास्ट क्लास यहीं तक ही कराए थे हम लोग, राइट। सर 2 सवाल था मेरा। बोलो। बोल रहे थे सर, जीएसटी अगर कलेक्ट किया हुआ गवर्नमेंट को अगर पेमेंट नहीं होता है टाइम पे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? और अगर जीएसटी अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है गवर्नमेंट की तरफ से? तुमको पेनाल्टी लगेगा, जेल हो जाएगा। ठीक है, और उसका जीएसटी ब्लॉक कर दिया जाता है? जीएसटी तो ब्लॉक नहीं, तुमको तुम्हारा क्या, एक तो पेनाल्टी, ह्यूज पेनाल्टी तुमको लगेगा, तुमको जेल हो सकता है, सामने वाला उसका जो मैनेजमेंट, जो उस कंपनी का जो हेड है उसको जेल हो सकता है। वो हम आएंगे, जीएसटी का चैप्टर में है वो सब, ठीक है, धीरे धीरे अच्छा। वो सब चैप्टर है। जब पेमेंट ऑफ जीएसटी बोल के हम लोग आएंगे वहाँ पे है, फिर तुम्हारा इन फाइनल लेवल पे भी तुम्हारा है, पेनाल्टी वगैरह है, एडजुडिकेशन बोल के एक चैप्टर है, वहाँ पे वो सब तुमको समझ में आएगा। बेसिकली अच्छा। पेनाल्टी हो जाएगा, तुम्हारा जेल हो जाएगा, जेल हो सकता है। फिर क्या होता है, तुम्हारा गुड्स जो है, सपोज तुम क्या करे, बिना जीएसटी पेमेंट करे, मैंने तुम क्या करे, बिना जीएसटी इनवॉइस का कोई माल सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा अगर गाड़ी पकड़ लिया तो तुम्हारा माल सीज कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है। सर 50,000 के ऊपर में मैंडेटरी होता है ना? वो तो ई वेबिल होता है, ठीक है। ईवे भी? अच्छा। अभी लिमिट और भी अमेंडमेंट देखने पड़ेगा, अभी चेंज कर दिया होगा तुम्हारा, ठीक है। तो आएंगे धीरे धीरे, तो अभी जो चैप्टर पढ़ाते हो उसमें फोकस करो, वो सब भी धीरे धीरे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। तो अब जो तुम्हारा टॉपिक बचा हुआ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर क्या था, ये 3, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। अभी तक तो हम लोग पिछला क्लास का रिविजन देख रहे थे। तो पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। मतलब क्या कर रहा है, एक बंदा है जो कि ना थोड़ा सा गुड्स भी बेचता है एंड मार्जिनली सर्विसेज भी देता है, बट रेस्टोरेंट में नहीं है, तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, और उसके लिए कैलकुलेशन अलग होगा। क्या होगा बोला, फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स कैन बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड ओनली वन सर्विस, नेमली दैट इज रेस्टोरेंट सर्विसेज, राइट। सर्विसेज मतलब कौन सा सर्विसेज कवर था उसमें, रेस्टोरेंट सर्विस को सिर्फ कवर किया गया था। यहाँ पे अगर तुमको याद होगा, यहाँ पे सर्विस कौन सा कवर किया गया था, रेस्टोरेंट सर्विस को कवर किया गया था 5% में।
ठीक है। बाकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर था, ट्रेडर था, बाकी कोई सर्विस को कवर नहीं किया गया था। बट यस, बाद में अमेंडमेंट आया जो अदर सर्विस का, जो यहाँ पे है देखो, दैट इज बेसिकली गुड्स के ऊपर कवर था एंड ओनली एक सर्विस को दिया गया था। कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट किसको दिया गया था? रेस्टोरेंट सर्विसेज को। अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो तुम चाहो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। इन दैट केस तुम्हारा जो टर्नओवर होगा उसके ऊपर 5% तुमको जीएसटी पे करना है डायरेक्ट, ठीक है। हाउएवर देयर आर केसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तब क्या होगा? तुम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर कोई ट्रेडर हो, ट्रेड करते हो कोई चीज़ में, तुम ट्रेड भी करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है तुम्हारा, प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो भी सर्विसेज कौन सा? अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट छोड़ के कुछ और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। सो ऑल दो द परसेंटेज ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स। देयर मे ऑल्सो बी केसेस वेयर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाइंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर सर्विसेज। ऐसे भी तो हो सकता है जो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है उसको रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरा सर्विस में भी वो इन्वॉल्व है। हो सकता है एक साथ हम मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो तुम जैसा गुड्स के साथ एक सर्विस तुम्हारा अलाउ था कंपोजिशन स्कीम में, तो अभी हम गुड्स के साथ रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरा कोई सर्विस देने मांग रहे। सिमिलरली जब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर भी चाह रहा है क्या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ दूसरा कोई सर्विस भी दे, तो ये सबको दिमाग में रखकर एक अमेंडमेंट लाया गया था विद अ व्यू टू इनेबल सच टैक्स पेयर, ऐसा टैक्स पेयर को भी फैसिलिटी देने के लिए टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। सेकेंड प्रोवाइसो जो अमेंडमेंट 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, परमिट लाया गया, परमिट करता है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तुम अगर गुड्स सप्लाई करते हो तो तुम दूसरा सर्विस भी तुम सप्लाई कर सकते हो मार्जिनली, ज़्यादा नहीं, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू along with the supply of goods and और रेस्टोरेंट सर्विसेज। मतलब तुम क्या कर गुड्स के साथ साथ दूसरा सर्विस दे सकते हो, रेस्टोरेंट के साथ साथ भी दूसरा सर्विसेज तुम दे सकते हो। तो वैल्यू कितना है? नॉट एक्सीडिंग, वो जो तुम्हारा वैल्यू है अदर, जो तुम सपोज तुम गुड्स बेचते हो तो तुम मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस देने चाह रहे हो, तुम रेस्टोरेंट सर्विसेज हो तो दूसरा सर्विस में तुम देने चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो, तो कितना तुम जा सकते हो? 10% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट। तुम्हारा जो टर्नओवर है ऑफ स्टेट, सपोज तुम वेस्ट बंगाल में भी है, तुम दिल्ली भी में, तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल का जो टर्नओवर इन स्टेट है, जिसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे अभी किया टर्नओवर इन स्टेट, उसमें क्या क्या आएगा? अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट हो तो टैक्सीबल एग्जाम दोनों आएगा। अगर तुम उसको छोड़ के बाद में कुछ सपोज ट्रेडर हो या फिर अदर सर्विसेज में हो तो ओनली टैक्सीबल सप्लाईज आएगा, ठीक है। उसमें भी कौन सा? जो रजिस्ट्रेशन से पहले वाला सप्लाईज को काउंट नहीं करना है। तो कितना? उस टर्नओवर इन स्टेट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ₹5 लाख कुछ एवर इज हायर, ये तुम्हारा लिमिट कर दिया। तो बोला मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना है? इतना। या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ दूसरा जो हम देंगे बोल रहे सर्विस कितना दे सकते हैं? इतना, इससे ज़्यादा नहीं। 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर होगा उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 लाख कुछ एवर इज हायर। So thus it can be inferred that where the turnover of a registered person जो कि ना कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है फॉर गुड्स इज अप टू 50 लाख, ये तो 1.5 तक कर दिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन ही कैन सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना? 5 लाख इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज 50 लाख अभी तुम्हारा लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो टर्नओवर का लिमिट सपोज कितना है तुम्हारा? 1.5 करोड़ है, ठीक है। उसका 10% ये होगा या फिर तुम्हारा 5 लाख विच एवर इज हायर। फर्दर व्हेन द टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम मोर देन 50 लाख एंड अप टू 1.5 करोड़, हम 1.5 का एग्जाम्पल दे रहे थे इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज 50 लाख जो ये बोल रहा है इसका मतलब किसका लिए बोल रहा है बोलो तो? गुड्स के लिए कि सर्विसेज के लिए? सर्विसेज का था ये। तो 50 अगर सर्विस में है तो मैक्सिमम 5 लाख और सर्विस दे सकता है, गुड्स बेच सकता है वो या फिर कोई सर्विस दे सकता है। अगर गुड्स में है तो 1.5 करोड़ का 10% मैक्सिमम या 5 लाख कुछ एवर इज हायर, दैट इज यही हायर होगा 1.5 का 10%, इतना वो कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल दिया देखो,
सपोज एक राम सेवक एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, वो क्या करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर में इन्वॉल्व है, ओके। तो दैट मीन्स हमको पता है कि अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो गुड्स बेच सकते हैं, या फिर सर्विसेज में रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड बाकी ट्रेडर है। तो क्या गुड्स के साथ दूसरा सर्विस दे सकते, यस दे सकते हो आप। मैक्सिमम कितना, उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर का जो 10%, या फिर एक्चुअल जो 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो उसका हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर कितना था, 60 लाख था। तो 60 लाख का 10% कितना होता है भाई, 6 लाख, या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो मैक्सिमम 6 लाख तक वो दूसरा सर्विस दे सकता है। तो सिंस इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द गुड्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। फर्दर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विसेज, वो सर्विस भी दे सकता है, वो तो गुड्स तो बेच सकता ही है, सप्लाई और गुड्स के साथ साथ वो कोई सर्विसेज भी दे सकता है, जो कि ना रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं होना चाहिए। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस कितना तक का, मैक्सिमम 6 लाख तक का। समझ में आया, समझ में आया सबको। तो नॉर्मली क्या है, कंपोजिशन स्कीम में अगर है तो तुम गुड्स बेच सकते हो, फाइन, प्रोवाइड तुम्हारा टर्नओवर कर लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ का तक का था, एंड करेंट ईयर का भी टर्नओवर तुम्हारा अभी तक 1.5 करोड़ नहीं क्रॉस किया। तो तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, तो कंपोजिशन स्कीम में रहने से क्या हम दूसरा कुछ नहीं बेच सकते, यस तुम सर्विसेज दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। मैक्सिमम कितना, जो तुम्हारा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर जो लास्ट ईयर का था इन स्टेट, उसका 10% या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। नाउ दस ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू ₹6 लाख इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इफ द वैल्यू ऑफ सर्विस एक्सीड कर देता है 6 लाख का, then he becomes ineligible for the composition scheme for the goods and has to opt out the same। तो उसका क्या हो जाएगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल स्कीम में हो जाएगा, आने पड़ेगा। समझ में आया। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का सिनेरियो बना के, ओके। तो अगर हम लोग ब्रीफ करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में तुम्हारा कहाँ गया यार, कंपोजिशन स्कीम में तुम्हारा ये जो था, कंपोजिशन स्कीम में ये तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर था, ये भी गुड्स था, ये ओनली ये था, और ये तुम्हारा ट्रेडर था, राइट। तो यस, ये चाहे तो ट्रेडर एंड ये चाहे तो अदर सर्विसेज भी दे सकता है। मैक्सिमम कितना, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ स्टेट ऑफ लास्ट ईयर, या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज क्या, हायर। हायर। ज़्यादा हो, क्रॉस कर गया तो फिर इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अदर सर्विसेज में तो तुम्हारा रेट क्या होगा जीएसटी इसका, तो 6% होगा, जो हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे। एनीवे कहाँ गए हम लोग, अब क्या बोल रहे देखो, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट। जब टर्नओवर का एक, सपोज तुम किसी को क्या किया, तुम किसी को लोन दिए हो, ठीक है, तो उससे या फिर तुम कहीं पे इन्वेस्ट किए हो, तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो इंटरेस्ट इनकम को बोल रहे हैं आप काउंट मत करो टर्नओवर कैलकुलेशन में। जनरली बिजनेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, करेक्ट। So however, this way they get engaged in supply of services by way of extending deposits, loans and advances. तो एज इट इज़ अ सर्विस जो कि ना रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, एंड वेयर द इनकम फ्रॉम सच सर्विस कॉज द वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड टू एक्सीड द वैल्यू रेफर्ड इन सेक्शन दिस, दैट इज 10% है 5 लाख। सपोज अब तुम क्या किया, तुम जो बोला ना कि मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 10% ऑफ टर्न 5 लाख, तो ये जो वैल्यू का कैलकुलेशन में ये वाला इनकम नहीं आना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू का कैलकुलेशन में अगर कुछ ऐसा इनकम है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह घुसा हुआ है, तो भाई उसको काउंट मत करो। उसको सपोज तुम इस महीना तुम्हारा सपोज इस महीना जो भी हम सर्विसेज दिए हैं, सपोज इस टाइप का सर्विसेज वगैरह दिए हैं, तो उससे मेरा इनकम आ गया 8 लाख, तो क्या हम स्कीम से बाहर हो जाएगा? नो, बिकॉज वो 8 लाख इनकम तुम्हारा इसमें काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। सो इन व्यू ऑफ द अबव एन एक्सप्लेनेशन इशू किया गया एज पर सेकेंड प्रोवाइसो जो था उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि टू क्लैरिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 10(1), मैंने ये वाला जो सेकेंड प्रोवाइसो का हम लोग बात कर रहे हैं 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख, उसका द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ एग्जेम सर्विसेज
जो एग्जेम्प्ट जो सर्विसेज हम दिए होंगे, ठीक है, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग द डिपॉजिट्स लोन्स एंड एडवांस। सपोज हम मैन्युफैक्चरर थे या फिर ट्रेडर थे, तो हम दूसरा कोई सर्विस दे रहे, किस टाइप का सर्विस दे रहे, हम अपना पैसा को कहीं डिपॉजिट्स कहीं किए हैं कहीं पे बैंक में, या फिर हम लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हमको इंटरेस्ट इनकम आया। तो इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये तुम्हारा काउंट नहीं होगा फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। समझ में आया? तो सपोज तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम ट्रेडर हो, ठीक है, अब तुम क्या क्या, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बैंक में इन्वेस्ट किया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, लोन्स एडवांसेस वगैरह दिया, तो वहाँ से जो तुम्हारा जो इनकम होता है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ये एग्जाम सर्विसेज हैं, तो इसको तुम्हारा काउंट नहीं होगा। वो जो लिमिट का जो 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख का जो कर ये कर चेक करते हैं वहाँ पे। So under the second proviso, a registered person opting for composition scheme may supply services other than registered student services, but कितना, max not exceeding 10% of the turnover in the preceding financial year और 5 लाख whichever is higher। thus while computing, ये तुमको फाइनली पढ़ना है QTR, ये सब तो जस्ट एक बार रीड किया, फाइनली ये पढ़ना है, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। सो दस वाइल कम, बट जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ 5 लाख, ये अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विसेज एज रेफर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस इनकम जो मिला था हमको, वही तो मेरा इनकम है, वो सब तुम्हारा काउंट नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्या काउंट नहीं होगा? नॉर्मली बोलता है कि एज पर सेक्शन 10(1) का जो सेकंड प्रोवाइसो बोलता है कि कोई अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, वो अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट सर्विस छोड़, नॉर्मली रेस्टोरेंट सर्विस को अलाउ किया गया था स्टार्टिंग में, तो दूसरा सर्विस भी तुम दे सकते हो, प्रोवाइडेड उसका वैल्यू तुम्हारा जो टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का था उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ क्या, अगर सपोज ये जो 10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर या 5 लाख कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसमें कोई ऐसा इनकम घुसा हुआ है जो कि ना इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोन हम किसी को दिए होंगे या कहीं पे अगर हम डिपॉजिट किए होंगे पैसा, उसका जो इंटरेस्ट मिला होगा वो अगर है, तो उसको काउंट नहीं करना है तुमको। ओके, सपोज एग्जांपल क्या हुआ, सपोज तुम्हारा टर्नओवर था, सपोज हम मान के चलते हैं, सपोज 100 लाख, ठीक है, तो 100 लाख का 10% कितना होता है, 10 लाख। तो मैक्सिमम तुम कितना अदर सर्विसेज दे सकते हो, 10 लाख, बट तुम क्या किया, एक्चुअल में सर्विस दे दिया 12 लाख। तो तुम बोलोगे कि सर तब तो हम इनएलिजिबल हो गए, 12 लाख दे दिए। अब हम चेक करेंगे कि 12 लाख का ब्रेकअप क्या है। तुम उसमें बोला कि 12 लाख में टैक्सेबल सप्लाई है तुम्हारा 9 लाख, कितना, 9 लाख, और एग्जेम्प्ट सर्विस है जो कि ना इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है, 3 लाख। तो क्या हुआ, 9 लाख इज लेस देन 10 लाख। मेरा तो लिमिट क्या, 9 लाख को काउंट कर, नॉट 3 लाख, 3 लाख को तो काउंट नहीं करना है, 9 लाख चेक करना है हमको। तो 9 लाख वर्सेस मेरा लिमिट कितना, 10 लाख, तो स्टिल आई एम इन द लिमिट। समझ में आया रोनी, तुमको समझ में आ रहा है? बाकी लोग, आशीष, केशव, क्या केशव नहीं, रोहित वगैरह, विकास सिंह, लक्ष्मी, अर्चना, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हम बाद में सबको क्विक रिवीजन करा देंगे, डोंट वरी, तुम्हारा जीएसटी का कंट्रोल में हो जाएगा। तुमको करना क्या है, ये डिटेल वीडियो तो हम कुछ अपलोड कर ही देंगे, प्राइवेट रहेगा। उसके बाद चैप्टर वाइज जो क्विक रिवीजन होता है, सपोज एक ही चैप्टर 15 मिनट में तुम्हारा हो जाए, ऑडियो प्लस वीडियो मिलाकर, ठीक है, आइदर ऑडियो सुनो या फिर वीडियो सुनो। कोई भी चैप्टर जब तुम घर में स्टार्ट करोगे, आप क्या करना, सबसे पहले उस ऑडियो को प्ले करके एक बार सुन लेना, इससे बाद पूरा हर चीज़ तुम्हारा और एक बार रिवीजन हो जाएगा। और एक काम करना, तुम्हें एक कॉपी मेंटेन करना, ये बुक में बहुत डिटेल्स में है, यस, तभी मजा आएगा जब तुम डिटेल में करोगे। तो छोटा सा जो मेन पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं, अल्टीमेट जो जिस्ट है, उसको तुम क्या करना, नोट डाउन करना। अगर लिखने का टाइम नहीं है तो बुक में जिस तरह से हम हाईलाइट कर रहे हैं उस तरह से हाईलाइट करना। एग्जाम से पहले अगर रिवीजन देना भी है तो जस्ट तुमको हाईलाइट वाला पॉइंट ही पढ़ के जाना है, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली तो क्या समझ में आया सर, कंपोजिशन स्कीम में सर स्टूडेंट सर्विस, मैन्युफैक्चरर, डेटा तो था ही, अदर सर्विस भी दे सकता है। मैक्सिमम कितना, 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर द लास्ट ईयर या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। वो भी ये जो एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या नहीं होना आना चाहिए, बोलो, इंटरेस्ट इनकम वगैरह घुसा है जो कि एग्जाम नेचर का है, मतलब फॉर इन दी फॉर्म ऑफ जो ये हम लोन दिए थे, डिपॉजिट वगैरह किए थे, वो सब तुम्हारा ऐड नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, राइट।
उसके बाद क्या कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, कुछ कंडीशंस है, देखते हैं। जो कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो उसको भाई ये सब रूल्स, ये रूल था। देखो एक CGST एक्ट है जहाँ पे सेक्शंस लिखा हुआ रहता है, एक तुम्हारे CGST रूल्स है, ठीक है। तो एक्ट के साथ साथ रूल्स मिला के पढ़ने पड़ते हैं। तो रूल्स में क्या बोला गया है कि भाई तुमको फॉलो, ये सब कंडीशन तुमको फुलफिल करने पर कंप्लाई करने पड़ेगा। क्या? जो ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, ही वॉज नॉट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10(2)(e) ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंस ईयर। तुम पिछला साल ये सब गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। कौन कौन सा गुड्स, उसका नोटिफिकेशन है यहाँ पे। तो अगर पहले बताया ना था तुमको, तुम अगर मैन्युफैक्चर हो, नॉर्मली क्या होता है, तो फर्स्ट क्लॉज यहाँ पे अगर तुम दिखा, यहाँ पे जो हम बताए थे, कहाँ गया, यहाँ पे बोला था मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। बट यहाँ पे अदर देन लिखा हुआ था, देखो द वर्ड अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। कुछ कुछ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कुछ गुड्स को बोल दिया गया है, तुम अगर ये सब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। दैट इज यू कैन, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस तो नॉर्मल स्कीम में जाने पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में जाने पड़ेगा, ठीक है। तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। डोंट वरी, आई विल ट्राई कि GST का एक समरी खुद बनाने का हम बनाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग के साथ शेयर भी कर देंगे धीरे धीरे। कहाँ गया ये? तो क्या क्या ऐसा गुड्स है भाई, ये टैरिफ हेडिंग है। तो GST में जैसे हम बोलते हैं ना, एक एसेसन कोड आता है, ये तुम्हारा टैरिफ हेडिंग है। उसमें से क्या है जो वहाँ पे रीड किया, आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम, एडिबल आइस, ठीक है, पान मसाला, टोबैको, वाटर्स। ये तुम पूछ रहा था एडिटेड वाटर, समझ में आया? ओके नेक्स्ट। तो ये तुम अगर, दैट मीन्स इफ़ यू आर एंगेज इन दिस गुड्स तो तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में हो भी तो तुम ये सब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) या फिर 9(4) दैट इज रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोट। क्या बोल रहा है? जो भी इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, इसमें क्या करेगा वो, जहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेबल होगा उसमें रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा। ही इज नीदर कैजुअल टैक्स, दैट मीन्स वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और नॉन रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। ही शैल मेंशन द वर्ड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम कोई कंपोजिशन डीलर के पास से, कोई कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर के पास से तुम कोई सर्विसेज लेते हो या फिर गुड्स परचेस करते हो, देखो उसका बिल में लिखा हुआ रहता है कंपोज टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। दैट इज हम तुमसे टैक्स कलेक्ट, GST कलेक्ट नहीं करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, उसका टॉप में लिखा हुआ रहता है। अगर तुम कभी भी कोई भी कंपोजिट स्कीम में कोई है उससे अगर गुड्स परचेस किए होगे तो वहाँ पे देखना तुमको बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, नॉट टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ नहीं रहेगा। वहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, आई एम रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ठीक है। ही शैल मेंशन द वर्ड कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ऑन एवरी नोटिस, एवरी साइन बोर्ड जो डिस्प्ले करता है उसका प्रेमाइसिस का अंदर, सब जगह उसको डिस्प्ले में रहना चाहिए कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ये। दूसरा, वेयर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, वेयर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम आर लायबल टू बी टैक्स्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, द टैक्स देयरऑन हैज़ बीन पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा कोई गुड्स अगर उसके पास है स्टॉक जो कि ना रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना चाहिए तो पे हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, अब इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। अब वो जाके तुम्हारे एक जो हम कर रहे हैं क्या रूल्स है, एक्ट में क्या हो रहता है, एक्ट में जस्ट तुम्हारा डायरेक्टली बेयर एक्ट लिखा हुआ रहता है, रूल्स में प्रोसीड्यूर लिखा रहता है कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज तुमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो तुम क्या करोगे। तो बोल रहा है कि रूल्स जो है CGST रूल्स 3 और 4 में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू इंटीमेशन बाय द पर्सन अप्लाइंग फॉर इस, तुमको इंटीमेट करने पड़ेगा। एनी पर्सन
हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, मे गिव एन ऑप्शन, तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम ऑप्शन दे सकते हो कि टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, कि हम कंपोजिशन लेवी स्कीम में जाना चाहते हैं। बिकॉज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है, 20 लाख 40 लाख वाला है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें 40 है, मैक्सिमम में 20 लाख वाला है। तुम्हारा टर्नओवर सपोज अभी तक तुम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो या फिर इस साल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्रॉस लिमिट क्रॉस कर गया टर्नओवर का, तो नाउ यू वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द जीएसटी, ओके। अब वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई, तुम चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। प्रोवाइडेड प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़, अगर तुम मैन्युफैक्चर और गुड्स वगैरह में इन्वॉल्व हो तो 1.5 करोड़, सर्विसेज जैसे 50 लाख से कम है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख था, याद है तुम लोगों को, ठीक है। ये फॉर्म रहता है GST REG 1, ये फॉर्म है। प्रैक्टिकली तुम लोग अगर किसी CA फर्म में काम किया होगा GST के ऊपर, ये सब तुम लोग पता होना चाहिए कि एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं GST। सर वो वॉलंटरी तो कोई रजिस्टर्ड कर सकता है ना, जिसका टर्नओवर हाँ, 20 लाख वॉलेंटरी नहीं कोई हो। भी कर सकते हैं, तो अब हम कोई भी, बस उसके पास वो ट्रेड लाइसेंस वगैरह वो सब होना चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। The same shall be considered as an intimation to pay tax under composition levy. Such intimation shall be considered only after the grant of registration to the, अब तुम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तुमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा CBIC का साइट से, ठीक है। GST पोर्टल में तुम जाके ये सब करेगा रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, तो बस तुम एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आइदर तुम रजिस्टर्ड हो, ये फर्स्ट वाला केस था क्या, नॉट रजिस्टर्ड, तुम रजिस्टर्ड था नहीं पहले, तो अभी तुम रजिस्टर करने जा रहे हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो GST REG 1 करो, तुम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, ठीक है। अब तुम ऑलरेडी रजिस्टर थे, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST, बट तुम नॉर्मल टैक्स वाला स्कीम में तुम GST पे कर रहे थे। मतलब नॉर्मल टैक्स स्कीम क्या होता है, जिस प्रोडक्ट का जैसे GST का रेट है उसी हिसाब से हम GST कलेक्ट करते हैं एंड पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। कंपोजिशन स्कीम में क्या है, GST का रेट क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट का हमको मतलब नहीं, हमको अपना टर्नओवर के ऊपर बेस करके एक परसेंटेज फिक्स्ड है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, सर्विस रेस्टोरेंट है तो 5%, अदर सर्विस 6%, ट्रेडर है तो 1%, ठीक है, ऑफ द टर्नओवर। अब बोला कि अगर तुम रजिस्टर ऑलरेडी हो तो अगर तब क्या करने पड़ेगा, तुमको इलेक्ट्रॉनिकली एक इंटीमेशन फाइन करने पड़ेगा। GST का कॉमन पोर्टल होता है ना, www.gst.government.in, यहाँ पे जाके लॉगिन करके करने पड़ता है प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर हुई सेट पर्स ऑप्शन। मतलब क्या है, सपोज ये तुम्हारा चल रहा कौन सा ईयर, 2022-23 चल रहा है। नाउ यू आर रजिस्टर्ड हो कौन से स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में। अब तुम चेक किया कि मेरा 22-23 में मेरा टर्नओवर भाई 1.5 करोड़ से कम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हम 23-24 के लिए क्या हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, यू आर प्लानिंग, तो यस तुम जा सकते हो। तो कब, तो ये 23-24 स्टार्ट होने से पहले तुमको अप्लाई कर देने पड़ेगा, 23-24 स्टार्ट होने से पहले, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर, इस फिनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट होने से पहले तुमको अप्लाई कर देने पड़ेगा, ठीक है। ही शैल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, ये CGST का रूल्स है, ये रूल्स अगर हम लोग खोलेंगे वहाँ पे एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक फॉर्म वगैरह है, तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ठीक है। कितना, 60 दिन का, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको एक 60 रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कमेंस स्टार्ट होने के बाद फिर एक तो प्रेस्क्राइब फॉर्म में उसको कुछ डिटेल वगैरह और भी जमा करने पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट एक बार, ये जस्ट रीडिंग कैटेगरी का है, रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। कहानी क्या है, तुमको अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो भाई तुम अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो तुम डायरेक्टली पोर्टल में जाकर अप्लाई करो, बट नया साल स्टार्ट होने से पहले। अगर तुम नए रजिस्टर्ड नहीं हो, यू वांट टू रजिस्टर्ड, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कंपोजिशन स्कीम में जाने का, तो GST REG 1 फाइल करके हम जा सकते, इंटीमेट कर सकते हैं। एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस in a state shall be deemed to be the intimation in respect of all other places of business registered on, ये important है। अब देखो, एक तुम लोग से इस क्वेश्चन है, अब सपोज हम एक्स लिमिटेड है, मेरा ऑफिस वेस्ट बंगाल में है, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, दो जगह है, तो दोनों जगह का GST नंबर तो डिफरेंट होगा, इसका अलग GST नंबर होगा, इसका अलग GST नंबर होगा, बट पैन कॉमन होगा, राइट। अब क्वेश्चन है, सपोज ये कंपनी
इनकम CBIC का साइट में GST पोर्टल में जाके बोला कि हमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो क्या ये ऐसा कर सकता है कि नहीं वेस्ट बंगाल वाला में हम कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, दिल्ली वाला में हम नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हैं, क्या इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। पैन इंडिया बेसिस जो भी होगा, पैन इंडिया बेसिस। तुम अगर कोई भी एक ऑफिस में तुम कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो अक्रॉस इंडिया ऑल ऑफिस में तुमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है। उसके बाद कोई भी एक स्टेट में अगर तुम रूल्स ब्रेक करते हो कंपोजिशन स्कीम का जो कंडीशंस वगैरह था, तो तुम सबके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, याद रहे, केस स्टडी है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, जिस जिस एरिया से क्वेश्चन आता है हम हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको QTR करके रखना, QTR मतलब रिविजन देना है। एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business on the same pan। देखो सेम पैन बोला है, एक पैन में तो मेरा बहुत अक्रॉस इंडिया बहुत जगह मेरा ऑफिस हो सकता है, सबके लिए एप्लीकेबल है। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले जब अप्लाई करें तो स्टार्ट 1 तारीख से अप्लाई हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक समरी है QTR, जो तुमको नोट्स में कॉपी में जो हम बार बार लिखने वो बोल रहे हैं। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए यहाँ पे ब्रीफ करके दिया हुआ, एक पर्सन जो कि ना रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बट याद रहे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले। एंड कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव कब से होगा? फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया, जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन, नहीं ये वाला केस में क्या था तुम्हारा कि सपोज हम 2022-23 चल रहा, अब हम 2022-23 का सपोज जनवरी महीना में ही हम रजिस्ट्रेशन लिए हैं 23, तो इसी साल से मेरा चालू हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम। बट ये वाला केस में क्या था, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पर हमको स्विच करना था तब नया साल स्टार्ट होने से पहले। अब ये क्या था, अनरजिस्टर्ड पर्सन था, ये तुम रजिस्टर्ड पर्सन था, कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट एनी टाइम, एंड कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर। दोनों में डिफरेंस था, बोले थे ना, एक रजिस्टर वाला केस था और एक रजिस्टर वाला, एक नॉट रजिस्टर वाला। रजिस्टर वाला केस जब भी तुम रजिस्टर करेगा तभी से चालू हो जाएगा, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है जब तुम स्विच ओवर करेगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट डे से तुम्हारा चालू हो जाएगा। इसी चीज़ का देखो बहुत अच्छा QTR, ये फ़ायदा होता है इस मैट का। देखो एक बार के लिए तुम डिटेल में सब पढ़ा, अब देखो रिवीजन के लिए कितना अच्छा, देखो एक पेक्टोरियल टाइप का बना के दे दिया। इफ़ द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या, हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कब? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर, कोई भी टाइम में हम जा सकते हैं। कब से इफेक्टिव होगा कंपोजिशन लेवी? फ्रॉम द डेट जब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। बस इस तरह से तुमको नोट्स बनाना छोटा छोटा करके, इस टाइप का हम बोलने मांग रहे। एग्जाम से पहले बस वो नोट्स देख लेना, 10 12 20 30 पेज 50 पेज का मैक्सिमम, तो तुम्हारा सब कुछ याद हो जाएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए बुक तो है ही, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम कब? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इफेक्टिव कब से होगा? फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तब, बट अप्लाई कब करने होगा? पहले, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब भाई ये जो कंपोजिशन स्कीम में हम तो आ तो गए, अब इसका वैलिडिटी क्या है, कितना दिन वैलिड रहेगा? तुम लोग बताओ, एक कॉमन आंसर तुम लोग को ही पता, कितना दिन वैलिड रहेगा, बोलो बोलो। लिमिट क्या था कंपोजिशन स्कीम का? टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ गुड्स का केस में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख और सर्विसेज केस में 50 लाख। तो जब तक, दैट इज जब तक मेरा टर्नओवर एक क्रॉस नहीं करता तब तक मेरा वैलिड है। द मोमेंट द डे मेरा टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, करेंट सपोज मेरा चल रहा है, सपोज 2022-23 चल रहा है अभी, ओके। अब सपोज फरवरी महीने में ही जाके 5 फरवरी मेरा जो टर्नओवर था 1.5 को क्रॉस कर गया, तो हम नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, उस दिन से वैलिडिटी खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो वही बोल रहा है कि विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब कंडीशन, इतना सारा जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है, कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो कंप्लाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू पे एन अमाउंट
under the composition levy shall remain valid so long as he satisfy all the condition mentioned in the relevant section and rules. फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा है, ऑप्शन टू पे अंडर कंपोजिशन स्कीम लैप्सेस हो जाएगा, इट विल बी लैप्सेस फ्रॉम द डे ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड करता है इस लिमिट को, करेक्ट, इस दिन लैप्स हो जाएगा. ये था गुड्स का केस में 1.5 करोड़, 75 लाख था स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 8 स्टेट था, और 50 लाख तुम्हारा था सर्विसेज का केस में. दूसरा कंडीशन क्या था, such person is required to pay tax under regular scheme under section 9(1) from the day he ceases to satisfy any of the conditions prescribed. ऑब्वियसली बात है, कंपोजिशन स्कीम नहीं जाएंगे तो हम नॉर्मल स्कीम में जाएंगे तो हमको टैक्स पे करने होगा मंथली बेसिस में. ये सर इशू तब हमको टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाईज. फर्दर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन भी देने पड़ेगा हमको फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म में, वो सीबीआईसी का साइट में दैट इज जीएसटी पोर्टल में जाकर एक इंडिकेशन में देने होगा कि सर मेरा टर्नओवर. अब देखो एक बात बताओ, सीबीआईसी या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस किया, जब तक तुम उसको इंटीमेट नहीं करोगे या फिर जब तक सामने वाला तुमको स्क्रूटनी में नहीं फेंकता. तो इसीलिए तुमको वॉलंटरीली सामने वाला आए तुमको केस ठोके पेनल्टी मारे, इससे अच्छा जब तुमको लग पता है कि मेरा भाई हम कंप्लाई नहीं कर रहे मेरा कंडीशंस, तो तुम खुद वॉलंटरीली क्या करो भाई, इंटीमेट कर दो, इन्फॉर्म कर दो डिपार्टमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद से तुम नॉर्मल स्कीम में तुम क्या करो, टैक्स पे करने स्टार्ट कर दो, टैक्स इनवॉइस इशू करने स्टार्ट कर दो. ठीक है. द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉल, कब से इफेक्टिव डेट होगा, कब से मेरा विड्रॉल हट जाएगा, द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन, जिस दिन सब हम इंडिकेशन जब इंटीमेशन दिए थे सीबीआईसी को, ठीक है, जीएसटी पोर्टल में, तो उस दिन जो डेट हम मेंशन उस दिन से, बट सच डेट मे नॉट बी द प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड. ठीक है, बोला दस shall be the date indicated by him in his intimation, but such date may not be क्या, prior to the commencement of the financial year, जो फाइनेंशियल ईयर का कमेंसमेंट का प्रायर डेट इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड, उससे बिफोर डेट नहीं होना चाहिए, मतलब उससे बाद वाला डेट होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली. ठीक है, विड्रॉल हो सकता है जब भी लिमिट होगा, हमको इंटीमेट करना है बेसिकली. जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, खत्म. विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम. अब सपोज तुम एक बार, ये तो तुम्हारा ठीक है कंडीशन ब्रेक किया था बोल के तुम्हारा विड्रॉल हो गया, दूसरा तुम खुद चाहते हो कि नहीं हम नॉर्मल स्कीम में आ जाए, तब क्या होगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंस, तुम खुद तुम्हारा इंटेंशन है, यू वांट वॉलंटियर, तुमको खुद चाहिए कि नहीं सर मेरा ठीक है, मेरा माना कि मेरा टर्नओवर कम है, हमको कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना है, हमको नॉर्मल स्कीम में रहना है. ठीक है, तो अगर तुमको विड्रॉ करना है तो कर सकते हो, तुमको एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करने पड़ेगा. ठीक है, तो डेट कब से होगा, द डेट फ्रॉम विच द विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल बी टेक इफेक्ट, शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन द एप्लीकेशन, बट सच डेट मे नॉट बी द प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज बीइंग फाइल्ड. उस साल का पहले का डेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्यूचर डेट कोई भी हो सकता है. अब डिनायल, अब तुमको टैक्स अथॉरिटी जीएसटी डिपार्टमेंट तुम अप्लाई किया था कि हमको विड्रॉ करना है, वो चाहे तो तुमको डिनाई भी कर सकता है. डिनायल ऑफ ऑप्शंस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, सॉरी ये पहले वाला केस है, सपोज तुम कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई किया था, ये तो था विड्रॉल कर लिया. ओके, ये क्या है, तुम कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करने चाह रहे थे बट तुमको जीएसटी डिपार्टमेंट मना भी कर सकता है. तो वह प्रॉपर ऑफिसर दैट इज जो जीएसटी ऑफिसर जो होता है उसके पास रीजन्स टू बिलीव है, कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट वैलिडिटी, कुछ उसका वैलिड रीज़न है दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वो जो है एलिजिबल नहीं है, किस लिए कि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने के लिए, या फिर उस जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि तुम इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजंस वगैरह तुम ब्रेक किए हो, कंट्रावेन किए हो. ठीक है, देन ही में इशू अ सो कॉस्ट नोटिस, तुमको इशू कर सकता है, एक सो कॉस्ट नोटिस तुमको इशू कर सकता है. ठीक है, दूसरा, जब तुमको सो कॉस्ट नोटिस मिल गया तो ही शैल पास एन ऑर्डर आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिनाइंग द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम. सो कॉस्ट नोटिस का तुम रिप्लाई उसका दोगे, अगर तुम सो कॉस्ट नोटिस का रिप्लाई उसको दे दिया, उसके बाद तुमको फाइनली एक ऑर्डर पास करेगा वो, तुम्हारा नोट रिप्लाई से अगर सेटिस्फाई हो गया कौन, इनकम जीएसटी ऑफिसर, वो तुम्हारा कंपोजिशन जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो डिनाई भी कर सकता है. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कंट्रोवर्सी एज द केस में भी.
ठीक है, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आ सकता है, रीड का मतलब ये नहीं कि एकदम पढ़ने नहीं, रीड पढ़ के जाना है, ठीक है, एक बार के लिए। इन केस ऑफ सॉरी, in case of denial of options to pay tax under composition levy by the tax authority, कब से डेट इफेक्टिव होगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए फिर छोड़ो। ये क्या है यार, कंपोजिशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हम पहले मेंशन कर देते हैं, ये जस्ट रीड करके छोड़ देना, इस क्वेश्चन वगैरह उतना आता नहीं वहाँ से। कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली by all the registered persons having the same पैन। अगर तुम्हारा पैन एक है, माना कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, सपोज तुम्हारा एक कंपनी है, उसका 10 स्टेट में 10 GST नंबर है, ठीक है, बट पैन एक ही है, तो अगर एक स्टेट में है तो सब स्टेट में तुमको फॉलो करने हुआ कंपोजिशन स्कीम में। एक से ब्रेक हुआ, एक में तुम कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं करवाए तो सबसे तुम इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पैन हैव टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन। ऐसा नहीं कि हम वेस्ट बंगाल में कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे एंड दिल्ली में नॉर्मल स्कीम में जाएंगे, ऐसा एरकम छोड़ के ना दादा, ठीक है। तुमको जाना है तो पूरा कम नॉर्मल में रहो, या फिर कंपोजिशन में है तो कंपोजिशन में रहो, सब जगह में। इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल स्कीम, इसका मतलब क्या बोलने मांग रहा बोलो तो, सेम पैन ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब क्या बोलो तो, सपोज सेम पैन मतलब एक्स लिमिटेड, उसका डिफरेंट जो जीएसटी नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट, याद आ रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम पैन अलग अलग जीएसटी का नंबर, तो एक पैन में तुम्हारा जितना भी रजिस्ट्रेशन है सबको ऑप्ट करने पड़ेगा, ये उसका बारे में बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी के जो एक पैन के अंदर जितना भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तुम जहाँ जहाँ, ठीक है, सबको ऑप्ट करने पड़ेगा। इफ़ वन सच पर सपोज एक जी, सपोज दिल्ली में तुम्हारा ऑफिस है, तुम दिल्ली वाला, तुम इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर कम नॉर्मल स्कीम तो अदर्स ऑल्सो बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, ऑनलाइन। So composition scheme to be adopted uniformly by all the registered person, तो ये registered person मतलब क्या, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंडर सेम पैन, मतलब क्या बोलने मांग रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन का बात कर रही, दैट इज ए डिफरेंट जीएसटी का नंबर ऑफ सेम कंपनी, ठीक है। सो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन हैव टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। दूसरा, एक जन करेगा तो सबको करने पड़ेगा। इफ़ एनी वन, अगर कोई भी एक जन चाहता है कि नहीं हम नॉर्मल स्कीम में चले जाए तो अदर्स विल बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। याद रहे, पढ़ने का तरीका तुम लोग को आई होप कि समझ में आ रहा है, किस तरह से मार्किंग करके पढ़ना है। जितना हाईलाइट करोगे एग्जाम से पहले तुम्हारा बुक में उतना अच्छा मार्किंग रहेगा, तो रिविजन में हेल्प होगा, ओके। और जो सब पोर्सन हाईलाइट करे वही सब तुम्हारा, इफ़ यू वांट कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम नोट्स बना सकते हो उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अ डीलर इन किशोरी लाल एंड सन्स, एक डीलर है, हैज़ 2 ऑफिसेस, एक है दिल्ली में, ठीक है, हैज़ 2 ऑफिसेस इन दिल्ली, अच्छा एक ही स्टेट के अंदर उसका 2 ऑफिस है, ओके। एंड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, एलिजिबल है बिकॉज उसका लिमिट टर्नओवर वगैरह सब 1.5 करोड़ का है। नाउ इफ किशोरी लाल एंड सन्स ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, द बोथ द ऑफिसेस would pay taxes under composition scheme and abide by all the conditions as may be prescribed for the said composition scheme, ठीक है। दूसरा, अब सपोज अगर ए वाला उल्टा आता है, 2 ऑफिसेस है, अगर इसको हम बोलते एक तुम्हारा दिल्ली में है एक वेस्ट बंगाल में है, तब भी सेम ही होता,
ठीक है, माना कि इसका डिफरेंट रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है, इसका भी डिफरेंट जीएसटी नंबर है, ये लोग जीएसटी में अलग अलग है बट है तो सेम कंपनी का अंदर में पैन। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम कैन सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। सही बात है, हम लोग भी देखें कि हाँ टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज टैक्स कलेक्ट नहीं करता है वो अपना पॉकेट से जो उसका टर्नओवर होता है उसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर है तो कितना परसेंट बोलो 1%, रेस्टोरेंट सर्विस में 5%, अदर सर्विस में 6% एंड ट्रेडर में भी 1% देता है। ठीक है, वो तुमको क्या देता है, टैक्स इनवॉइस कैन नॉट इशू करता नहीं है, उसके बदले बिल ऑफ सप्लाई देता है। क्या देता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ही कैन नॉट इंटर इन टू क्रेडिट चेन, वो क्रेडिट चेन में भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स वो ये कंपोजिशन डीलर जो कंपोजिट स्कीम में किया वो तो किसी से परचेस किया होगा मटेरियल, किसी से सर्विस लिया होगा, वो सामने वाला ये भी तो जीएसटी किसी को पे किया होगा। तो तुम जो जीएसटी पे करके सामान खरीदा है, जो भी मटेरियल परचेस किया, उसका तुमको बेनिफिट क्रेडिट जो मिलता था वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सप्लाई करते हैं तो उसमें जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं और जो हम परचेस किए जो भी हम सर्विसेज है उसमें जो जीएसटी होता है दोनों को एडजस्ट करके आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर हम लोग नेट जीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करते हैं। बट ये फैसिलिटी इसको नहीं मिलेगा, बिकॉज तुमको ऑलरेडी भाई वो कम रेट में तुम्हारा जीएसटी कम कर दिया 1%, यहाँ पे तुम्हारा कितना 5%, 6%, तो और क्या चाहिए। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द, सपोज तुम झूठ मूठ का, जैसे कि तुम विकास क्वेश्चन पूछ रहा था, हम झूठ मूठ का क्या किया, हम अपना बोला झूठ मूठ का डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आई वांट टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम वगैरह वगैरह। बट बाद में जब तुम्हारा स्क्रूटनी किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब देखा कि नहीं तुम्हारा टर्नओवर तो ज़्यादा था, तुम तो इसका मतलब इस स्कीम में तुम क्या किया, इरेगुलर तुम अवेलमेंट की कंपोजिशन स्कीम, तो तुमको पेनाल्टी वगैरह भी लग सकता है, जो हम सेक्शन 73-74 है जो सीए फाइनल लेवल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। काफ़ी लेंदी है, काफ़ी डिटेल में हम लोग ये कंपोजिशन स्कीम का, तो लेट्स रिकैप्चुलेट मतलब क्विक रिविजन्स। तुमको जो नोट्स के बारे में बोल रहे, तुम अगर नोट्स नहीं बनाएगा तब भी काम चल जाएगा। क्यों बोलो तो तुम्हारा सी, हाँ जो भी CMA वाला है मेरा क्लासेस कर रहा है, तो CA इंटर के जो मैट है शायद 300 रुपये में अवेलेबल है CA का इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में। मेरा 2-3 स्टूडेंट CA का हैं, उन लोग से रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोग का ले लेना, लॉगिन करके अप्लाई कर लेना। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है कंपेयर टू CMA का बुक से, पढ़ना यहीं से है। CMA का बुक बस तुम साइड में रखो, कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको दिखना है वहाँ से, पर ये बुक कर लिया तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग स्कैनर वगैरह भी देख लेंगे बाद में। तुम लोग स्कैनर वगैरह परचेस कर लेना जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी या इनकम टैक्स का तो एक ही अलग अलग स्कैनर होगा। नाउ क्विक रिवीजन क्या है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, सबके ऊपर है, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 स्टेट भी हो सकता है, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगा, 2 अलग अलग स्टेट होगा, ठीक है, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी होगा तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगेगा। और इनकेस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई CGST SGST या फिर CGST UTGST लगता है, राइट। नेक्स्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST, मतलब CGST कैसे किस में ले, CGST या फिर IGST कब लेवी होगा या कब कलेक्ट करना है। CGST होता है किसके ऊपर, इंट्रा स्टेट के ऊपर, IGST इंटर स्टेट के ऊपर। कलेक्ट कौन करता है भाई, टैक्सेबल पर्सन, ऑब्वियसली बात है। कौन सा अभी भी GST पे परव्यू में नहीं है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वगैरह अभी भी तुम्हारा GST का परव्यू से बाहर है। अब GST में जो वैल्यूएशन होता है सेक्शन 15 का, वो अलग से एक चैप्टर ही है, ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। रेट्स भी अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे भी IGST है तो दोनों का मिक्सड होकर ऐड होकर आ जाता है, राइट। नाउ सप्लाईज ऑन विच टैक्स वुड बी लेविड विद इफेक्ट ऑन नोटिफाइड डेट। तो देखो 2 चीज़ें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ के व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस। जब तुम्हारा एक्ट बना था तब डायरेक्टली बोल दिया है कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST काउंसिल ने बोला कि इसको हम GST में काउंट ही नहीं करेंगे, ये हमेशा जो तुम्हारा वैट CST वगैरह लगता है वो लगेगा, ठीक है। पर कुछ कुछ गुड्स है जो GST में लाएंगे बट अभी नहीं, जब हम लोग नोटिफाई करेंगे तब। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें जो वैट CST वगैरह लगता था वही लगेगा। इनके सब अगर स्टेट के अंदर बेचेंगे तो वैट, बाहर बेचेंगे तो CST। बट ये GST का अंदर लाया तो गया है बट अभी GST एप्लीकेबल नहीं किया गया इसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किए थे, जहाँ पे क्या होता है जो रिसिपिएंट होता है वो खुद GST पे कर देता है, सप्लायर को पे करने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या किया यहाँ पे, टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओला वगैरह का जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, ओला उबर, ये लोग क्या करते हैं, लोग खुद GST पे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन लेवी में वहाँ पे क्या देखे हम लोग कि सर
बेनिफिट क्या है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए हम लोग दिए गए हैं लो रेट पे जीएसटी। लो रेट मतलब समझ में आएगा 1%, 5%, 6% वाला था वहाँ पे। एंड इसका गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर गुड्स छोड़ के तुम दूसरा कोई सर्विस में जाना चाहते हो, या सर्विस छोड़ के दूसरा कोई सर्विस में तुम जाना चाहते हो, रेस्टोरेंट सर्विस छोड़कर, तो उस केस में तुम मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर 5 लाख कुछ इज हायर, ठीक है। टर्नओवर लिमिट क्या था, नॉर्मली 1.5 करोड़ है, बट ये सब स्टेट के लिए कितना है 75 लाख फॉर गुड्स के लिए, राइट, फॉर गुड्स के लिए। और सर्विसेज के लिए कितना है बोलो 50 लाख। रेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, मतलब CGST 0.5%, SGST 0.5%, ठीक है, ऑफ द टर्नओवर। ये टर्नओवर कौन सा, टर्नओवर ऑफ स्टेट था। रेस्टोरेंट के लिए 5%, 2.5%, 2.5%। जब भी तुम रेस्टोरेंट से बिल करता होगा तुम देखेगा, नोटिस करोगे तुम लोग, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है तो तुमसे 5% जीएसटी लेता होगा, 2.5, 2.5, ठीक है। और अदर्स का केसेस में कितना है 1%, ठीक है। अदर्स मतलब यहाँ पे बेसिकली कौन है, ट्रेडर है, ट्रेडर, ठीक है। अब बाकी कोई सर्विसेज जो है, जो बोला ना कि तुम गुड्स के साथ साथ अदर सर्विसेज तुम दे सकते हो, तो इन दैट केस उसके ऊपर 6%, 3%, 3%, ठीक है। बट मैक्सिमम कितना बोलो 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख विच एवर इज हायर। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा हुआ तो इनएलिजिबल हो जाएगा। कंडीशन क्या था तुम्हारा कंपोजिशन लेवी में, कि भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तुम क्या करें, इनवर्ट सप्लाई तुम देने पड़ेगा तुमको, आरसी में टैक्स पे करने पड़ेगा। एंड तुम ये सब मैन्युफैक्चर अगर तुम हो, ये सब गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आइसक्रीम पान मसाला में, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स वगैरह। और तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, वो सब भी है। वो आर नॉट एलिजिबल, वो जो यहाँ पे है इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर तुम एक्सक्लूसिवली तुम एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह बेचता है, तो वो सब जो आइसक्रीम वगैरह का तुम मैन्युफैक्चर वगैरह करता है, तो ये सब, ठीक है, जो डिटेल में हम लोग किए हैं। अदर पॉइंट, तुमको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन। पेनल्टी इम्पोज होगा अगर गलत इरेगुलर अवेलमेंट लिए होंगे तो, ठीक है। आइडिया हो गया इस चैप्टर का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो इतना सारा है 12 क्वेश्चन पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी, एनी डाउट्स? याद रखना तुम लोग का आईडीटी में इंटर के सीएमए के लिए शायद 50-50 है, सीए के लिए कितना है 50-50 है ना, सीए का टीटीआरटी कितना है 40 है सर, 40 है। 40 है सर। ये जो 40 है, 40 में 35, 38 मिल सकता है अगर ढंग से पढ़ेगा तो। कम मेहनत है इसमें, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, कुछ 7-8 चैप्टर ही है, ठीक है। बट डीटी बहुत वास्ट है, तो जीएसटी तुम्हारा कंट्रोल में रहना चाहिए। आउट ऑफ 40 तुमको 35 तो यहीं से लाना है, तो आउट ऑफ 40 तुमको 35 यहाँ से लेकर आ गया, तो बाकी वहाँ पे तुम्हारा 60 है, वहाँ से अगर 50 ला दिया, तुम्हारा बहुत स्कोरिंग पेपर हो जाता है आईडीटी, ठीक है। दिस पेपर इज अ पूलर फॉर यू। तुम लोग ग्रुप 1 में 2 पेपर है जो पूलर है, बहुत मार्क्स ला सकते हैं। एक है तुम्हारा कॉस्टिंग, कम मेहनत, बहुत मार्क्स। दूसरा तुम्हारा डीटी आईडीटी। अकाउंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर तुम कर किया होगा, बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स आएगा तो तुम एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज अकाउंट्स में सिली मिस्टेक बहुत होने का चांसेस रहता है, पर स्कोरिंग वो भी है। और हाँ, अगर इंस्टीट्यूट को तुमको फेल करवाना है तो लॉ समझ अच्छे से देख लेना। लॉ में फेल किया तो सब फेल। तो क्या होता है, सब स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल पेपर पे फोकस करता है, लॉ को एकदम इग्नोर करता है। तो लॉ में फेल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50 तो उसमें लाना ही है। तो लॉ में 50 टारगेट रखो, बाकी सब में, बाकी कोई भी एक पेपर में, कोई भी एक पेपर में, सपोज अदर अकाउंट्स हुआ, कॉस्ट हुआ, डीटी आईडीटी हुआ, तुम्हारा कोई भी एक पेपर में तुम 60 या फिर 70 प्लस ला देगा ना, तो बाकी पेपर में अगर तुम्हारा सपोज कोई भी लॉ वगैरह तुम्हारा 40 भी लाया तब भी तुम पास कर जाएगा। तो टारगेट होना चाहिए सब पेपर में, ये तीनों पेपर है तुमको 60 प्लस टारगेट रहना चाहिए। और लॉ में भाई हम 40 ला दिए तब भी तो मेरा मेकअप हो गया। लॉ में तुम 50 टारगेट रखो, बाकी में 60 प्लस टारगेट रखो, हो गया खत्म। एनीवे, नाउ टेस्ट योर नॉलेज। देखते हैं, सब आंसर देना तुम लोग, ओके। हम क्वेश्चन रीड करते सिर्फ। स्टेट द पर्सन्स लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट, मैंने अलग अलग सिनेरियो में, प्रोवाइडेड द रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो बोलो,
सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, एक कंपनी इंडिविजुअल को दिया है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी। कंपनी। यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट खुद एक इंडिविजुअल को दे रहा है। अगर उल्टा होता, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन, एक इंडिविजुअल है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या था, रिसिपिएंट शुड बी द बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट हियर, राइट। तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज, इस केस में रिवर्स चार्ज था। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, किसको? कोई रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो इसमें जीएसटी कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। दैट इज आरसीएम में, बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट, विवेक एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, ही हैज़ रिसीव सिटिंग फीस 1 लाख रुपया इस कंपनी से फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, तो बोलो हु इज़ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस? जीएसटी कौन पे करेगा इसके ऊपर? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड। ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज ये भी आरसीएम में कवर है, ठीक है। रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू इस क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी, तो डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस, तो यहाँ पे कौन करेगा? बिजनेस एंटिटी, ये करेगा। सेफ ट्रांस एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया, किसको दिया? ट्रांसपोर्टेड कपिल एंड कंपनी को, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, जो कि हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो बताओ यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? पार्टनरशिप। कौन सा? फॉरवर्ड चार्ज ना आरसीएम में? फॉरवर्ड चार्ज। वेरी फॉरवर्ड गुड, में। फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे फॉरवर्ड कितना परसेंट जीएसटी कलेक्ट करेगा बोलो तो? सर 12%। 12%, नॉट 5%, बिकॉज यहाँ पे रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड। वहाँ पे याद है कंडीशन क्या था आरसीएम में? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर कोई बिजनेस है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाले से 12% जीएसटी कलेक्ट करके वो देगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत, एक एडवोकेट है, किससे? मिसेस तादवा ट्रेडिंग कंपनी से, इसका टर्नओवर है 50 लाख इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हु इज़ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस, तो कौन लायबल है इसके लिए जीएसटी पे करने का? बोलो। हाँ, दैट इज ए तादवा कंपनी, ये सर्विस प्रोवाइडर था, ये सर्विस रिसीवर था, तो सर्विस रिसीवर खुद पे करेगा। इन केस ऑफ लीगल सर्विसेज आरसीएम एप्लीकेबल है, अगर सामने वाला किसी बिजनेस एंटिटी को देता है, तो बिजनेस एंटिटी को दिया है जो कि रजिस्टर्ड है, 50 लाख है, मतलब ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होगा इसका जीएसटी में, तो ये आरसीएम में देगा, टैक्स पे करेगा, रिसीवियर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, जो कि ना इंडिया में लोकेटेड है, क्या है? सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, बोलो कौन जीएसटी पे करेगा इसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में पे करेगा, ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर, तो कौन पे करेगा यहाँ पर? कार डीलर। डीलर, ये भी आरसीएम। सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो कौन पे करेगा यहाँ पे? रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी आरसीएम में पे करेगा। समझ में आया? तो देखो एक बार तुमको चैप्टर रीड कर लिया तो तुमको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला। सुल्तान एंड सन एक पार्टनरशिप फर्म है, कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में, जो कि ना एक होलसेलर है ऑफ अ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्ट है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट से डील करता है? एक प्रोडक्ट पी जो कि ना टैक्सेबल प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी लगता है, एक है प्रोडक्ट क्यू जो कि ना एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, फाइन। नेक्स्ट, द एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर इस 130 लाख, मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर 130 लाख है बोल रहा है, ओके। नाउ द फर्म विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम under subsection 1(2) of section, however its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempted goods is not eligible for said scheme. Now discuss.
क्या होगा? सर जो पी प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो क्यू है वो एग्जैक्ट में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ओपिनियन क्या है? वो दोनों में है। इस एक चीज़ बताओ, अगर तुम जीएसटी में इन्वॉल्व, अगर तुम इसमें जाते हो, अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में जाते हो, ठीक है, अगर तुम्हारा गुड्स कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है, तो प्रॉब्लम क्या? वहाँ पे क्या मना किया था, कब तुम नहीं जा सकते हो? अगर तुम ऐसा कोई गुड्स सर्विस सप्लाई करते हो डेट जो कि ना एग्जेम्प्ट है, बट यहाँ पे हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों कर रहे हैं, राइट? तो इसका आंसर लिखने का तरीका देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द व्यू टेकन बाय द अकाउंटेंट ऑफ दिस इज नॉट वैलिड, बिकॉज वो जो हम लॉजिक दिए, बिकॉज वहाँ पे रूल्स हम लोग क्या था, अगर तुम ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो तुमको जरूरत ही नहीं है भाई कंपोजिशन स्कीम में जाने का, बट हम बोथ करते तब तो हो सकता है। अब एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेशन करेंगे लास्ट ईयर का, उसमें तो काउंट होगा, बट करेंट ईयर का जब हम जीएसटी पेमेंट करेंगे उसमें हम काउंट नहीं करेंगे, राइट? उसमें सॉरी, मैन्युफैक्चरर का केस में एंड ट्रेडर का केस में हम लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरर केस में रेस्टोरेंट में करेंगे एंड बाकी केस में हम लोग नहीं ऐड करेंगे, राइट? वही था रूल। सो वो बोला अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम है इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) इन दिल्ली। फर्दर, such person must not be engaged in making any supply of goods or services which are not liable to tax under this act। ये बंदा कंपोजिशन में जाने के बाद कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा जीएसटी में लायबल नहीं है, दैट इज एग्जेम्प्टेड है, एंड मस्ट नॉट बी एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता फॉर बीइंग एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर द सेड स्कीम। इन द गिवन केस द एग्रीगेट टर्नओवर कितना कम है, फर्दर इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है। अब प्रोडक्ट कौन सा है, और प्रोडक्ट पहले वाला क्या था, पी था, प्रोडक्ट पी is supplied taxable and product Q supplied by it is liable to tax, but it is exempted by way of notification। टैक्सेबल था बट सिर्फ महाराष्ट्र में एक टेम्पोररी नोटिफिकेशन इशू करके उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। सो देयरफॉर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) इन द करेंट ईयर। ठीक है, ये सिर्फ क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है तुम्हारा, लॉजिक तुम क्या बताएगा, लॉजिक ये बताएगा कि दो कंडीशन, एक तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर इससे कम होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा हम आई मस्ट नॉट एंगेज इन एनी मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। ऐसा कौन सा गुड्स, ऐसा कोई सा सर्विस में हम नहीं दे रहे होंगे जिसमें जीएसटी लेविएबल नहीं है। एंड तीसरा चीज़ कंडीशन क्या था, हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहे होंगे तब जाके हम एलिजिबल हैं, बट मेरा केस में हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट क्यों हम बेच भी रहे तो इंटर स्टेट ही है, दूसरा ये लेविएबल टू टैक्स था, है भी, बट इट इज़ एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन टेम्पोररी, और भी इसी स्टेट में दिल्ली में, दूसरा जगह में होगा शायद टैक्सेबल, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था देखो, इस पॉइंट पे फोकस करना है, कहाँ क्या, प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है सिर्फ, ये तो नहीं बोला कि नहीं एकदम इसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको एग्जेम्प्टेड करके रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ओके नेक्स्ट दूसरा तुमने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया कि ये जो प्रोडक्ट पी एंड क्यू है, कौन सा, जो 10(2)(e) में जो नोटिफाइड गुड्स है ना, टोबाको, पान मसाला, आइसक्रीम वगैरह, उस वो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता, पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर जो भी सेक्शन 10(1) एंड 10(2) इन हरियाणा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर दिया टर्नओवर उसका 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ईयर टिल 31 मार्च? प्लीज एडवाइस, क्या होगा तुम लोग एडवाइस? नो, उसी दिन से, जिस दिन तुम्हारा उसका उसी दिन से वो क्या होगा, नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा, उसके बाद दैट इज जनवरी से लेके उसके बाद जो भी होगा उसको नॉर्मल टैक्स स्कीम में पे करने पड़ेगा। तो सिंपली तुमको वही आंसर यहाँ पे लिखना है, लिखने का तरीका में जैसे हम फोकस करने बोले, नो, द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर दिस लैप्सेस द फ्रॉम द डे ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन जो कि ना कंपोजिट स्कीम में है वो एक्सीड कर जाता है गुड्स का केस में 1.5 करोड़। वंस ही क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड लिमिट इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन, वो जो 7 दिन के अंदर करने पड़ता है। एवरी पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच इंटीमेशन मे इलेक्ट्रॉनिकली
फंड इज कॉमन पोर्टल तो कहानी ही था, उसके बाद छोड़ो। विदिन अ पीरियड 30 days फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच द ऑप्शन इज विथड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन whether the supplier in the following cases are eligible to composition levy under section 10(1), 10(2) provided their turnover preceding year does not exceed 1.5 crore। कंडीशन क्या था, मोहन एंटरप्राइज इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, नहीं बट होगा। सेम स्टेट पान मसाला है तो एलिजिबल नहीं है, पहले मना कर दिया था। नोटिफाइड गुड्स में पान मसाला किस में आता है, नोटिफाइड गुड्स जो है इसको एलिजिबल नहीं है। दूसरा, सुगम मैन्युफैक्चर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाइज गुड्स इन नेबरिंग स्टेट, तो क्या एलिजिबल है? नो सर। बिकॉज बिकॉज ये इंटर स्टेट में सप्लाई कर रहा है, तो इंटर स्टेट एलिजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, तो लिखने का तरीका पहले तुमको बता देने पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है, कि ये दो कंडीशन है, ये सब नोटिफाइड गुड्स के केस में नहीं मिलता एंड इंटरेस्ट सप्लाई नहीं मिलता। इन नाउ इन द गिवन केस ये चीज़ है तो नहीं होगा। बस आंसर एक बार रीड कर लेना किस तरह से लिखने पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट था। सुब्रमण्यम इंटरप्राइज हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। ठीक है, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला साल दोनों प्लेसेस का मिलाकर कितना था, 120 लाख था। दैट इज 1.5 करोड़ से कम है अगर गुड्स है। नाउ इट विशेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) फॉर वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द करेंट ईयर, वाइल नॉर्मल फॉर अदर। क्या कर सकता है, एक जगह वो बोल रहा है कि कंपोजिशन में जाएगा, दूसरी जगह नहीं कर सकता, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ एडवाइस करने के लिए बोला, तो बस एडवाइस कर देना जिस तरह से हम लोग वहाँ पे किए थे। जी पहले बताने पड़ेगा कि भाई ये स्कीम है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 11 था, 10 तक 10 तक है। ये वाला बताने पड़ेगा ना यहाँ से कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इससे कम है एलिजिबल तो है, फाइन, ठीक है। बट उसका जो चीज़, हाउएवर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम अदर बिकम इनएलिजिबल। तो यहाँ पे उसको आइदर करने कंपोजिट में जाने पड़ेगा सब में, या फिर नॉर्मल में जाने पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से लिखना है इस तरह से, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर कैसे लिखना है पढ़ने के बाद लिख के प्रैक्टिस करना, राइटिंग इसलिए अच्छा रहेगा तभी मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिस्टर अजय हैज़ अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। तो अजय के पास एक रिपेयरिंग सेंटर है, तो बेसिकली क्या करता है अजय, गुड्स बेचता है ना सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। नाउ हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है। एंड ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सर्विस वगैरह नहीं देता। और उसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछला साल का 45 लाख है, तो सर्विस के केस में लिमिट कितना था, 50 लाख, तो उससे कम ही है। नाउ विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट 2017, जब भी तुम लोग आंसर लिखेगा, सेक्शन याद तो नहीं रहेगा, भूल जाएगा, ठीक है, तो तुम याद करें एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट 2017 बोल के स्टार्ट कर दो। बोला एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो तुमको बोलने पड़ेगा कि अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में है तो कर ही सकता था, पर अदर सर्विस में भी वो कर सकता है, ठीक है। इन दैट केस उसका एग्रीगेट टर्नओवर से वो जो लिमिट है। नाउ वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a), 10(2)(a) वाला था ना हम लोग वहाँ पे। कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अज्यूमिंग दैट उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर उसका करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर उसका 35 लाख है तो उसको कितना टैक्स पे करने पड़ेगा बताओ, 6% का टैक्स पे करेगा वो। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स? यस, इंटर स्टेट परचेस तो कर सकता है, सप्लाई नहीं कर सकता, करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जस्ट लिखने के स्टाइल पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 11 ये था ना। सेक्शन 10(1) बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है इन केस ऑफ गुड्स, 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। तो ही में ऑप्ट टू पे टैक्स कितना परसेंट। हाउएवर एक प्रोवाइसो था सेक्शन 10A का कि हु पर्सन जो कि ना कंपोजिशन स्कीम में है, ही में सप्लाई द सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख whichever is higher। दूसरा रूल्स क्या था तुम्हारा, सर्विस वाला रूल्स भी तुमको बताने पड़ेगा। नाउ इन द गिवन केस मिस्टर अजय इज एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज दैट इज रिपेयर, ठीक है। वहाँ पे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के साथ दूसरा कोई सर्विसेज या फिर रेस्टोरेंट के साथ दूसरा कोई सर्विसेज, बट यहाँ पे ये खुद एक्सक्लूसिव सर्विस देता है, वो कौन सा, वो भी रिपेयर का। तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मेन पॉइंट क्या था, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ये वाला ऑप्शन कब मिल रहा था उसको, याद आ रहा वो वर्ड, क्या वर्ड था वहाँ पे, माइनर अमाउंट, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट रहेगा वो सर्विसेज का, सर्विस वैल्यू उसका बहुत ही कम रहना चाहिए, राइट। हाउएवर फिर बाद में क्या किया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया 10(2), ये तो नॉर्मल वाला था, बट फिर 10(2)A में एक अमेंडमेंट जो हम लोग यहाँ पे फिर पढ़े थे, यहाँ पे अमेंडमेंट था ना, आ गया अमेंडमेंट, प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू रजिस्टर पर्सन्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जिसका भी टर्नओवर 50 लाख से कम है, ठीक है, who is not eligible to pay tax under composition scheme under 10(1) and 10(2), he may pay tax at the rate 3%, that is 6% करके, of the turnover of the suppliers of goods or services in the state of union territory। ये तुम्हारा 10(2)A जो है एक अमेंडमेंट था। ये 10(2)A हम लोग अंदर में कहाँ पे पढ़े बोलो तो, एक मिनट रुको, 10(2)A 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 देखने से बोलना है अभी, बट थोड़ा ए रहा, नहीं ये तो 10(2) था, 10(2)A वाला कहाँ गया, 10(2)A सर 3.48 पेज पे 3.48 में था ना, मेरे को 37 लग रहा है। ये नहीं, 10(2)A 10(2) कैपिटल ए है ना, थर्टी सेवन में शायद। स्टार्टिंग का तरफ हम लोग करे थे, ये रहा, यहाँ पे रुको, यहाँ पे 10(2)A 10(A 10(2)A 10(3) टर्नओवर का लिमिट था ये। टैक्स रेट का कहाँ गया, टैक्स रेट ए जा, ए रहा तुम्हारा 10(2)A, स्टार्ट फर्स्ट क्लास में किए थे ना, वही हम 10(2)A फर्स्ट क्लास में हम लोग किए थे, यहाँ पे था ना सर 349 में भी है, 349 में, ये तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में था ना तुम्हारा, कि नॉर्मली क्या होता है, बेनिफिट देने के लिए पहले क्या था, अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस में हो तो तुम्हारे लिए 5% है फाइन, अगर दूसरा कोई सर्विस हम एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब भी तुमको दिया जाएगा 6%, ठीक है। 10(2)A, और तुम कौन सा पेज बोल रहे हो तुम, सर 3.49। 3.49, यहाँ तो 10(1) है, ये तो मार्जिनल सप्लाई वाला 10(1) एंड 10(2) सबसेक्शन ए का तुम्हारा जो अमेंडमेंट 10% वाला, एक कौन सा केस था, यहाँ पे तुम गुड्स सप्लाई करते हो उसके साथ सर्विसेज देने जा रहे हो, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा तुम रेस्टोरेंट सर्विस में हो उसके साथ साथ अदर सर्विस में देने चाह रहे हो, तो वो वाला केस था 10(2) सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए, रो क्या था 10 सबसेक्शन 2 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलो ये जो फॉर अदर सर्विस एक्सक्लूसिवली तुम्हारा कोई सर्विसेज दे रहा हुआ तो 6% वाला था। कहाँ की इसका आंसर हम लोग थे,
Now, thus, in the view of the above mentioned provision, Mr. Jay is eligible to avail composition scheme under section 10 subsection 2A. और वो क्या था, और ये वाला जो था क्या था सेक्शन देखो 10(1) का प्रोवाइसो वाला था, वो वाला केस जो था प्रोवाइसो एक्सेप्शन वाला केस था। और ये 10(2A) एज इज एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम है एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) किसके लिए था, जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके लिए था, ट्रेडर के लिए था एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए था, एंड उसके साथ साथ वो लोग दूसरा सर्विस में भी जा सकते, उसके लिए था, ठीक है। बट 10(2)(A) क्या था, स्पेसिफिकली तुम कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बट तुम्हारा लिमिट 50 लाख से कम है तो तुम जा सकते हो, डायरेक्ट 6% तुमको टैक्स पे करने पड़ेगा। दस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाई हिम कितना होगा, उसका 6%। यहाँ पे बता दिया रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(A). तुम कंपोजिशन स्कीम में तुम नहीं जा रहे हो बट तुम्हारा टैक्स रेट वो कम कर दे रहा है इफ़ ही इज़ एंगेज इन मेनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। में 10(2)(A) में तुम नहीं जा सकते हो अगर तुम इंटर स्टेट, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल स्कीम में जो था। हाउएवर देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली तो परचेज तो हम कर सकते बट हम सप्लाई नहीं कर सकते। हेंस आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) में तो नहीं ले सकते बट हम 10(2)(A) में ले सकते, राइट। उसके बाद बोल रहा क्या, कंसिडरिंग दी ऑप्शन कि तुम अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल। अच्छा, ये तो तुम्हारा टैक्स कितना पेमेंट करना है, तो 35 लाख का डायरेक्ट 6%, ठीक है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर फ्री आइटम्स रिक्वायर फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विस फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। तो बोला कि इंटर स्टेट परचेस क्या कर सकता है, यस, दूसरा स्टेट से तुम मंगवा सकता है, परचेस कर सकता है, बट इंटर स्टेट सप्लाई तुम नहीं कर सकता, हाँ कि नहीं, बट इंटर स्टेट सप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10(2)(A) वाला हमसे शायद स्किप हुआ था बिकॉज डिटेल में लिखा हुआ नहीं था। हम एक बार डिटेल में यहाँ पे 10(2)(A) का नोट्स लिखा देते हैं। ये जो था ना तुम्हारा, ये फोर्स, ये तो उसके लिए था तुम्हारा, ये इन लोग के लिए था, और इसके लिए जो था 10(2)(A), जिसको हम लोग यहाँ पे, तो इसको एक काम करते हैं यहीं पे हम कवर करा लेते हैं। वेट, इसका PDF भेज देगा नोट्स का, तो अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या करना, अपना बुक्स में मार्किंग कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो यहीं पे कर लेते हैं कि ये जो था तुम्हारा प्रोवाइसो था, अदर सर्विसेज मतलब प्रोवाइसो था, ठीक है। और 10(2)(A) वाला जो था ओनली सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, कितना 6%, जो कि ना नॉट एलिजिबल टू कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). 10(1), 10(2) में नहीं तो तुम 10(2)(A) लाया गया था उसके लिए, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़े थे, कौन सा केस था, ये वाला केस, जो केस था तुम्हारा, ये क्या था, सेकेंड प्रोवाइसो। ये तो फर्स्ट प्रोवाइसो था तुम्हारा, वो सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 10(1) रीड विथ सेक्शन 10(2)(A). ये 10(2) मतलब दूसरा है, ये इट इज़ नॉट 10(2)(A), ठीक है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है, वो चाहे तो दूसरा सर्विस दे सकता है बट मैक्सिमम कितना 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर या 5 लाख। अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस हो तो दूसरा सर्विस दे सकते हो, मैक्सिमम कितना, इतना, ठीक है, वो केस था। और 10(2)(A) वाला कितना था, एक्सक्लूसिवली कोई सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो तुमको 6% देना है ऑफ टर्नओवर, ठीक है। और ये सब पेमेंट वगैरह कब होता है, क्वार्टरली पेमेंट होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, फर्स्ट की सेकेंड क्लास में, राइट। चलो, अब डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ। 10(2)(A) नॉर्मल वाला, 10(1),
2 का प्रोवाइसो के साथ। हाँ सर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, उस एरिया को अच्छे से मार्किंग करके रखना, ठीक है, इस एरिया में कन्फ्यूज हो सकता है। एक्चुअली हम इसे स्किप हुआ, देखा नहीं उस टाइम। नाउ इसमें आ जाते हैं। MS यूनाइटेड ये तुम्हारा बेसिकली 10-A के ऊपर है, ओके। MS United Electronics, a registered dealer, is supplying all types of electronic appliances in the state of Karnataka. Okay. Now their aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances was 120 lakh. 120 lakh था. The firm also expects to provide repair and maintenance service भी देगा. इस केस में तुम्हारा क्या होगा बोलो तो प्रोवाइसो वाला है कि नहीं, ये 10-A नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोवाइसो वाला आएगा, बिकॉज उसका मेन है क्या, वो क्या करता है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है उसका, ठीक है, ट्रेडर है ये, उसके साथ साथ जो सर्विसेज देगा तो दे सकता है। Now with reference to provision of this, बताओ whether the firm can opt for composition scheme under section 10(1), 10(2)। yes, इस तो यहाँ तो कर सकता है, प्रोवाइडेड इसका वैल्यू कितना % से कम होना चाहिए, 10% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर या फिर 5 लाख, whichever is higher। इफ यस एट व्हाट अमाउंट द सर्विसेज कैन बी सप्लाइड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन करने से क्या होगा, दोनों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 10(1), 10(2) क्या बोलता है, अगर कोई गुड्स है, रजिस्टर्ड पर्सन में गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है, प्रोवाइडर वो इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करेगा, बाहर नहीं भेज सकता, एंड रेस्टोरेंट सर्विस को दिया गया है। बट वो चाहे तो अदर सर्विसेज में जा सकता है, राइट। उसके लिए क्या करने पड़ेगा, ये लिमिट है तुम्हारा 10% और 5 लाख, बस हो गया। ये चैप्टर एंड करते हैं, कोई डाउट बोलो।